या तो पहले हम बात करते हैं क्यूरियोसिटी। तो आप क्यूरियोसिटी से क्या समझते हैं? चैट में आप लिख सकते हैं, आपको जो समझ में आता है। जिज्ञासा हिंदी शब्द मुझे उसका पता है कि जिज्ञासा होती है, लेकिन आप क्यूरियोसिटी से क्या समझते हैं वो आप लिखिए। डेफिनेशन नहीं चाहिए, हमको गूगल सर्च नहीं करना है। आपको जो समझ में आता है कि क्यूरियोसिटी क्या होती है, आप उसको चैट में टाइप करिए। या आपको क्या लगता है क्यूरियोसिटी क्या होती है, उसको आप चैट में टाइप करके आप उसका आंसर लिखिए। देखिए, पार्टिसिपेट करेंगे तो बेहतर बात होते जाएगी। अगर पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा तो बातचीत करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो जो भी आपको लगता है एक शब्द में, दो तीन शब्दों में, आप उसको टाइप करिए चैट में कि आपको क्या लगता है क्यूरियोसिटी क्या होती है। हम ये शब्द बार बार सुनते हैं। ठीक है। एक जन ने लिखा है इंटरेस्ट टू नोइंग एनी पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, हमेशा कुछ ना कुछ जानने की इच्छा। ठीक है, ठीक है। एनी रोज एंड प्रगति ने, दोनों ने कोशिश किया। तरुण ने भी बोला उनको नहीं पता। ग्रेट, तीन लोग ने बताया। और किसी को कुछ लगता है तो क्यूरियोसिटी मीन्स दैट इफ आई कम अक्रॉस अ टॉपिक आई वांट टू नो अबाउट इट। ठीक है। इंटरेस्ट टू अंडरस्टैंड द अननोन थिंग। थ्री पीपल टोल्ड द रेट। ओके, नॉट श्योर क्या मतलब है, आई डोंट नो। ठीक है। तो आप लोग जितना चीजें चैट में आपने लिखा है लगभग वो चीजें ही है क्यूरियोसिटी की। अगर मैं डेफिनेशन में जाऊं कि कोई भी चीज को सीखने की, समझने की और नई चीज, ये तीनों चीज मेंशन हो गई है। कोई भी चीज को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और कोई नई चीज करना चाहते हैं, इसको हम क्यूरियोसिटी बोलते हैं। एक तरह से ये एक नॉलेज गेन करने के लिए, और एक नॉलेज और एक्सपीरियंस दो चीजें है। क्या क्या? नॉलेज और एक्सपीरियंस, ज्ञान और एक्सपीरियंस को हम हिंदी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थोड़ा मेरे हिसाब से आप एक्सपीरियंस समझ गए होंगे। तो वो दोनों चीजों को डेवलप करने की इच्छा, तो ये क्यूरियोसिटी है। तो क्यूरियोसिटी हम थोड़ा सा भारत को भी ध्यान रखते हुए बात करेंगे कि भारत में, हाँ, अनुभव, करेक्ट बोला जी, थैंक यू आप बताने के लिए। अनुभव, तो अनुभव और ज्ञान को जानने की इच्छा, भारत से कनेक्ट करते हुए हम थोड़ा सा बात करेंगे। भारत में हम क्यूरियोसिटी टर्म यूज नहीं करते आए हैं। क्यूरियोसिटी टर्म जो है ये 14th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ है। 14th सेंचुरी कितना हो गया अभी? अभी 2000 साल चल रहा है, 800-900 साल पुराना क्यूरियोसिटी शब्द है। भारत में क्यूरियोसिटी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारत में हमने प्रयोग किया गया है जिज्ञासा। जिज्ञासा का प्रयोग हमको मिलता है भारत में, जो आता है संस्कृत के शब्द जिज्ञास से। जिज्ञास का मतलब होता है कोई नई चीज सीखने की इच्छा, कोई नई चीज जानने की इच्छा, नई चीज जानने की इच्छा। तो ये पह ये हमको मिलता है। जिज्ञासा शब्द हमारे उपनिषद, अगर आपने उपनिषद शब्द सुने होंगे या वेद इस तरीके से शब्द सुने होंगे, तो भारत में उपनिषदों में आठ 800 टू 200 बीसीई, अगर आप लोग कोई हिस्ट्री पढ़े होंगे या थोड़ा बहुत भी जानते हैं कि हमारा कैलेंडर कैसे वर्क करता है, तो जीरो जो है बेसिकली एरा चालू होता है जीरो से। सीई जो है कॉमन एरा, यानी जीरो के आगे सीई कहलाता है, और जीरो के पीछे काउंटिंग जो होती है, तो जैसे माइनस में हम काउंटिंग करते हैं -1 -2, और लेकिन वो इधर बढ़ रहा है, तो वैसे ही बीसीई की काउंटिंग होती है, बिफोर कॉमन एरा, जिसको हम बोलते हैं बीसीई। तो मैं जो बात कर रहा हूं, तो अगर आप ऐसा स्केल को समझे, मैं कोशिश करता हूँ, रुकिए आपको स्क्रीन शेयर करके समझाने की, सीई एंड बीसीई क्या होता है, तो आई गेस ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। समय बहुत हमारे पास डेफिनेटली कम है, लेकिन कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा नहीं, जो कवर करें वो थोड़ा सा अच्छे से कवर करें। एक सेकंड। हो गया, ये रहा। अ, क्या आपको स्क्रीन विजिबल है? अभी आपको दिख रही है स्क्रीन? थम्स अप कर देंगे तो भी मुझे समझ में आ जाएगा अगर आपको स्क्रीन विजिबल है तो, या चैट में लिख दीजिए यस। ओके, ग्रेट, ठीक है।
तो मैं जब बात कर रहा हूँ, मैं ये टर्म्स आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी थोड़े से ये टर्म्स को मेरे को, ये मैं आपको समय टाइमलाइन बताऊंगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ना 1 1, ये बीच में जो जा रहा है ये वाला लाइन, ये 0 है। तो सीई और एडी दोनों एक ही चीज होता है। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि सीई क्यों यूज हुआ, एडी क्यों हुआ, ये आप खोज सकते हैं। तो अभी जब मैं सीई या एडी का यूज करूंगा तो इसका मतलब है अभी, तो अभी हम कहाँ पे हैं, 2024 में हैं हम, यहाँ कॉमन एरा में चल रहे हैं। एडी भी बोलते हैं जिसको, एनो डोमिनी, दोनों एक ही चीज है, पर्याय है, समझ सकते हैं। और जब हम जीरो से पहले की बात करते हैं, जो कि बिफोर क्राइस्ट भी कहलाता है और बिफोर कॉमन एरा भी कहलाता है, तो अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि जो हमारे उपनिषद है वो कि 800 टू 200 बीसीई में लिखे गए, लिखने की बात हो रही है ना अभी, खोजे गए कब की बात नहीं हो रही है, लिखने की बात हो रही है, राइटिंग की बात हो रही है। राइटिंग बहुत बाद में डिस्कवर, राइटिंग हम बहुत बाद में लिखना सीखे हैं, तो मैं राइटिंग की बात कर रहा हूँ। तो उपनिषदों में जो अब हमको जो ये शब्द मिलता है 800 टू 200 बीसीई में, करीब यहाँ के आसपास हमको ये शब्द मिलता है। और जो क्यूरियोसिटी का शब्द है वो 14th सेंचुरी, जो कि यानी कि कॉमन एरा के समय का शब्द है। तो आप समझ सकते हैं कि जो जिज्ञासा का शब्द है वो कितना पुराना है। आ, तो क्या जिज्ञासा बाहर के लोग नहीं करते थे, भारत में ही जिज्ञासा होती थी? नहीं, ऐसा नहीं है। जिज्ञासा अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से की जाती थी। थोड़ा सा हिस्ट्री हम लेंगे ताकि अभी जो हो रहा है वो आपको समझ में आए। तो थोड़ा बोरिंग हो सकता है, आपको लगे कि क्या हिस्ट्री चालू हो गई, लेकिन ये हमको जानना जरूरी है कि हम प्रोग्रेस कैसे किए हैं। क्योंकि अगर आपको कनेक्ट हो जाएगा आगे, जैसे हम बढ़ेंगे ना, आपको कनेक्ट होने लगेगा और पता चलने लगेगा कि ये क्यों जरूरी था जानना। तो लैटिन क्यूरियोसिटी की अगर हम बात करें तो ये शब्द लैटिन से आता है, जो कि टर्म है क्यूरियोसिटास, CURIOSITAS। ये जो है एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब था केयरफुल या डिलीजेंट। ये शब्द वहां से आया है क्यूरियोसिटी। तो पहला क्यूरियोसिटी शब्द, जैसा मैंने आपको बताया, 14th सेंचुरी में हमको देखने को मिलता है। साथ ही साथ दूसरी जगह पे क्या यूज होता था, तो लैटिन में क्यूरियोटस, क्यूरा यूज होता था। ओल्ड इंग्लिश की हम बात करें तो विटान यूज होता था, जिसका मतलब होता था टू नो। फ्रिग्नैन, FRIGNAN करके एक टर्म है, मतलब जानकारी हासिल करना, ये शब्द यूज होता था ग्रीक में, मिडिवल में, फ्रेंच टाइम में। तो मेनेंट, MENANT, ये शब्द यूज होता है जिसका मतलब इंक्वायर। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। कि जो वेस्टर्न, अगर हम ईस्टर्न बात करें, यानी हम, अगर मैं फिलहाल भारत की बात करूं, तो हमने जिज्ञासा पे जोर दिया है, जिसका मतलब है कुछ जानना है, नया जानना है। नया जानने पे हमारा जोर रहा है। और जो वेस्टर्न रहे हैं उनका जरूर जोर रहा है इंक्वायर करने में। इंक्वायर का मतलब जो चीज है उसकी समझ डेवलप करना, ना कि कुछ जानना। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे जितने हमारे पास स्क्रिप्चर्स हैं, वो फिलॉसफी की अगर मैं बात करूं, इंडियन फिलॉसफी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा समृद्ध और रिच है, इंडियन फिलॉसफी। अब इसका क्यूरियोसिटी से क्या कनेक्शन, क्योंकि अगर हम ये चीज को नहीं जानेंगे या नहीं समझेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा कि हमको जानना क्यों है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सीखना क्यों है भाई। जितना हमको पता है उससे काम तो चल रहा है, हमारी पढ़ाई भी हो जा रही है, हम एग्जाम में भी पास हो जा रहे हैं, सब तो हो जा रहा है, तो नया चीज जानना क्यों है। तो ये जब तक हमको पता नहीं रहेगा कि क्या महत्व है, तो हम सीखने के लिए आगे हम बढ़ेंगे नहीं। तो ये तो हो गई छोटी सी हिस्ट्री। अब अगर मैं इन हिंदी में आ जाऊं, हमारी हिंदी जो भाषा है वो बहुत ज्यादा समृद्ध है। इंग्लिश में उतने शब्द नहीं है जितने हिंदी में है, जब हमको अपने आप को एक्सप्रेस करना हो। अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश हम सीखना चाहते हैं, अच्छी बात है, इंग्लिश सीखना चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए हर जगह यूज होती है। बट जो अगर वोकेबलरी की बात करें, समृद्धि की बात करें, तो वो हिंदी भाषा में बहुत सारी है। जैसे कि हिंदी में एक शब्द है कौतूहल। आप में से किसी ने शब्द सुना है कभी कौतूहल? हाँ या ना, चैट में आप लिख सकते हैं कि आपने कभी शब्द सुना है कौतूहल। अच्छा, नहीं सुना? अरे गजब, कुछ लोगों ने सुना है, ओके। ठीक। बच्चे लोग को आप देखे हैं कभी अचानक से अरे ये क्या है, अरे वो क्या है, पूछते हैं और फिर भूल जाते हैं? मतलब जिन लोग ने ये शब्द नहीं सुना है उनके लिए बता रहा हूँ। तो ये जो है, अचानक से कोई चीज को जानने की इच्छा हमने जाहिर की
और फिर उसके बाद उसको भूल गए, तो मतलब वो टेम्पररी सा फेज रहता है, वो जानना है, अचानक से देखे और उसकी इच्छा हो गई कि अरे इसके बारे में जानना है, ये बेसिकली कौतूहल है। फिर उसके बाद एक लेवल ऊपर और हम जब जाते हैं तो एक शब्द आता है जिज्ञासा। मैं अभी भारतीय टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहा हूँ, क्यूरियोसिटी पे हम वापस आ जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा ये हिस्ट्री समझ रहे हैं। तो दूसरा शब्द आ जाता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जो मैंने आपको बताया, नई चीज को जानने की इच्छा जो हमारे पुराना रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हम वो चीज को भूलते जा रहे हैं। फिर भारत यहीं पे नहीं रुका है, भारत उसके आगे गया है और एक शब्द दिया है मुमुक्षा। मुमुक्षा जिज्ञासा से और ऊपर की चीज है। अब मुमुक्षा मैं फिलहाल उस पर डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। उसको बहुत साधारण शब्दों में अगर मैं बोलूं, मुमुक्षा मतलब जो हम जिज्ञासा कर रहे हैं, नॉलेज या ज्ञान पाना चाह रहे हैं, उसके आगे और क्या है, ये बेसिकली मुमुक्षा है। और मुमुक्षा को और समझना हो तो आपका लाइफ का एग्जिस्टेंस क्यों है, उसको जानने की या समझने की कोशिश मुमुक्षा है। लेकिन अगर कोई मुमुक्षु हो गया तो वो ये नहीं बोलेगा मुमुक्षु हूं मैं, लेकिन अगर हम जिज्ञासु हैं तो हम बोल देते हैं कि हम जिज्ञासु हैं, या हम क्यूरियस हैं, या हम लर्नर है। लेकिन मुमुक्षु कभी नहीं बोलेगा कि हम मुमुक्षु हैं। वो एक इंटरनल चीज है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि लेवल्स क्या है कोई भी चीज को जानने के। तो ये तो हो गई हिस्ट्री। देखिए, अगर आपको कोई प्रश्न आ रहा है तो आप चैट में लिखते जाएंगे, उसको हम फिर लास्ट में ले सकते हैं अगर आपको लगता है आप भूल जाएंगे तो क्यूरियोसिटी। अब वापिस ये तो हो गई हिस्ट्री, भारत और वेस्टर्न को हमने थोड़ा सा समझा कि ये कहाँ से आया, शब्द क्या है। अब हम आ जाते हैं वापस से अंग्रेजी के। अब हम जो बात कर रहे हैं क्यूरियोसिटी की, वो 14वीं शताब्दी में जो शब्द आया, जो कि हमको लैटिन में मिला, वो है क्यूरियोसिटी, जिसको आप लोग ने अभी बताया, टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, जिससे कि नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है। अब क्यूरियोसिटी जरूरी क्यों है, पहले ये समझ लेते हैं, नहीं तो लगेगा कि सेशन हो क्यों रहा है। सबसे पहली चीज तो पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। पर्सनल ग्रोथ के लिए कैसे जरूरी है? क्योंकि जब आप कोई नई चीज को कंटिन्यूअसली सीखते रहते हैं तो आपका खुद का सेल्फ इम्प्रूवमेंट होते जाता है। जैसे ही हम कोई चीज को सीखना छोड़ देते हैं, हमारा डेवलपमेंट या ग्रोथ एकदम रुक जाता है। अगर आप देखेंगे, अगर आप लोग जैसे सब मुझे जो बताया गया है कि आप सब 18 से 21 साल की उम्र में हैं, अभी आप लोग ने जितना पढ़ाई किया है, कॉलेज से निकले हैं, कुछ कर रहे हैं, अगर आप अभी कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो वो जो है, आपने जो सीखा उसकी बदौलत आप वहां पहुंच गए। अब इसके अगर आगे आपको जाना है तो आपको नई चीज को सीखना पड़ेगा। और अगर आप नई चीज को नहीं सीखते हैं तो क्या होगा? आप जहां पे हैं आप वहीं पे स्टक रहेंगे, जिस 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 जगह पे आप हैं वहीं पे रहेंगे। कई लोगों को आप देखेंगे अपस्किल वर्ड यूज सुनते हुए कि कोई नई चीज सीखना चाह रहे हैं, कोई नई चीज सीख के नया काम कर रहे हैं, बट वो सिर्फ इसलिए सीख रहे हैं ताकि वो जो है वो आगे काम कर सके। जिज्ञासा और क्यूरियोसिटी अगेन थोड़ी सी अलग चीजें हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं जॉब पाने के लिए, सीखने के लिए नहीं, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ने की, सीखने के लिए। तो ये पर्सनल ग्रोथ डेफिनेटली आपके करियर में भी हेल्प करेगा, लेकिन ये जो है उसके अलावा भी आपको दोनों एस्पेक्ट्स में हेल्प करेगा। ये हो गया पर्सनल ग्रोथ की बात। फिर होता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। डेफिनेटली नया नया इनोवेशन आप कर सकते हैं। इनोवेशन शब्द आपने कभी सुना है? ये शब्द को आपने यस या नो आप चैट में लिख सकते हैं। आपने क्या ये शब्द सुना है, इनोवेशन? सुना है। नवाचार, बेसिकली कोई नई चीज बनाना या करना। तो जब हम कोई नई नई चीजें सीखते हैं तो हम नवाचार, कोई नई चीज करने की ओर भी बढ़ते हैं। साथ ही साथ जब हम, अब जैसे कि आप एक जॉब कर रहे हैं, आपको डर है कि ये जॉब अगर दूसरा नहीं मिला तो क्या करेंगे, आपको आपका जॉब अच्छा नहीं लग रहा है, आपको और ग्रोथ चाहिए, आपको और आगे बढ़ना है, लेकिन एक मन में डर बैठा हुआ है कि नहीं, बाहर नहीं मिल पाएगा, इससे ज्यादा पैसा हम नहीं कमा पाएंगे, या ऐसा नहीं होगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको भरोसा नहीं है खुद के ज्ञान पे, और वो ज्ञान कमजोर है, इसलिए आपको भरोसा नहीं है। अगर आपको उस चीज पे कॉन्फिडेंस हो, जो आपने सीखा है, जो आपने जाना है, वो बहुत जरूरी और सही है, तो आपको दूसरा काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको दूसरी जगह मूव करने में, शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है क्यूरियोसिटी। तीसरा होता है सोशल इम्पैक्ट।
जब नई चीजें हमको पता चलती है ना, तो जो समाज में कुछ गड़बड़ियां चल रही है, कुछ ऐसी चीजें चल रही है जो आपको लगता है कि इसको ठीक करने की जरूरत है, ये आपको पता चलता है कि कैसे ठीक किया जा सकता है या इसका ठीक होना बहुत जरूरी है। इनके एग्जाम्पल्स पे हम आएंगे, हम कहानियां कुछ कुछ लेंगे जो जिन्होंने जो समाज में बहुत बदलाव लाए हैं, उन सबकी हम धीरे धीरे करके बात करेंगे। साथ ही साथ आप सोसाइटी को एक नया सोल्यूशन देने की ओर अग्रसर होते हैं। आप अपने आसपास देखिए, आप ओला देखते हो, उबर देखते हो, जोमेटो देखते हो, स्विगी देखते हो, अमेजोन देखते हो, कितनी सारी नई नई चीजें हैं। ये नई चीजें आ कहाँ से रही है? किसी ने कुछ सोचा होगा ना कि इस तरीके की समस्या है, तो अब इसका समाधान करते हैं। समस्या को जानने की जिज्ञासा करें हैं और नया बिजनेस खड़ा हुआ है। कई बार ये होता है कि हम समस्या को जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, समस्या से भगते हैं। और जब हम समस्या से भगते हैं तो हमको समाधान भी नहीं मिलता है। और समाधान मिलेगा कैसे? जिज्ञासा करने से कि ये समस्या है तो क्यों है और इसका समाधान क्या है। तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है अगर आपको बिजनेस भी स्टार्ट करना है। आप में से कई लोग होंगे, हो सकता है किसी को खुद का बिजनेस स्टार्ट करना हो, लेकिन समस्या से जब तक भागते रहेंगे और कंप्लेंट करते रहेंगे और समस्या को जानने की जिज्ञासा या हम क्यूरियोसिटी नहीं लाएंगे, तो आपको समाधान नहीं मिलेगा और आप नया बिजनेस भी नहीं बना पाएंगे। तो वो भी बहुत जरूरी है। तो हमने देखी हिस्ट्री, हमने जाना कि क्यूरियोसिटी क्या है। तो जो हिस्ट्री की मैंने आपकी बात की, तो वो तो मैंने बात कर ली कि वो शब्द कैसे आया और कैसे बढ़ा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कि क्यूरियोसिटी के क्या एग्जाम्पल्स है, इतिहास में हमें किस तरीके के प्रमाण मिलते हैं कि लोग जिज्ञासु थे। अगर हम मैं प्री हिस्टोरिक क्यूरियोसिटी की बात करूं, अब मैं बात कर रहा हूँ 10,000 BCE की। आपको मैंने स्केल दिखाई थी, आपको ध्यान है ना? जीरो के आगे सीई था, जीरो से पहले पीछे पीछे जाते जाएंगे तो वो बीसीई है। तो मैं बात कर रहा हूँ 10,000 BCE की। समझ लीजिए, अभी हम 2000 में चल रहे, 10,000 में 12 करीब करीब 12, सॉरी 22,000 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। जब हमने किसका आविष्कार, आविष्कार तो नहीं बोलेंगे, हमने खोज की, आग की खोज की। कभी आपने सोचा है कि आग की खोज हुई कैसे? बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है ये कि आग, जिससे आज हमारी सारी चीजें चल रही है, आग ही पहली ऐसी चीज थी जिसके कारण हम खाना बनाना, कोई नई चीज करना, बीमारियां ठीक करने की ओर हम बढ़े हैं। तो आग खोजी कैसे गई? खोजी गई ना, आविष्कार नहीं की गई है, खोजी गई। इसमें आता है जिज्ञासा। कैसे? बिजली कड़कती होगी, बिजली गिरी, आग लगी, पेड़ में आग लग गई। कोई एक मानुष रहा होगा जिसको हम होमोसेपियन बोलते हैं कि भाई ये क्या है। अब आप इमेजिन करिए, इंसान पैदा हुआ है धरती पे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है दुनिया क्या है, ना सोच, हमारे पास वोकैबलरी नहीं थी, हमारे पास लिखने के लिए टूल्स नहीं थे, हमारे पास कोई शब्द नहीं थे कि हम पिरो सके। नए नए विजुअल्स सोचो सामने आते जा रहे हैं, ये नया दिख रहा है, ये नया दिख रहा है, पेड़ नया दिख रहा है, फल क्या है, ये क्या है। कितना कौतूहल, और कौतूहल शब्द सब आप समझिए, उस समय कौतूहल रहता होगा उनको कि चीजें क्या है। कोई रहा होगा, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, हम 22,000 साल पहले नहीं जा सकते समझने के लिए कि फैक्ट है कि नहीं है। हमारे पास जो एविडेंसेस, जो चाहे हमको जो रॉक्स में मिलते हैं, जहाँ पे जो गोदा गया है, जिस तरीके से बनाया गया है, उसी से ये चीजें निकल के आई है। तो जो आग, किसी ने देखा होगा, उसने सोचा होगा कि भाई ये आग है, ये क्या होता है, किसी ने हाथ डाला होगा, अजीब सा उसको लगा होगा, कुछ जला होगा, दर्द हुआ होगा, उसने बोला होगा कि अरे नहीं, इसको छूना नहीं है। फिर खाने बनने लग गए आग से। कभी पहले तो सेवन मांस का होता था, क्योंकि जंगली जानवर को मारे और खाए, आग तो थी नहीं। तो जानवर को मार रहे हैं तो बीमार भी पड़ते होंगे, कम भी जीते होंगे। मांस का टुकड़ा हो सकता है जाके पड़ा हो आग में, आग में मांस का टुकड़ा पड़ा, उन्होंने देखा ये क्या हुआ, आग, भूख तो लग रही है, इसी को खा लेते हैं जो आग में है। आग से उठाया, खाया, खाने में भी अच्छा लग रहा है, पच भी जल्दी जा रहा है, बीमारी भी नहीं हो रही है। तो सोचिए, वो जिज्ञासा, पहले कौतूहल रहा, फिर जिज्ञासा। जिज्ञासा कब कन्वर्ट होगी? जब आप उस आग के साथ एक्सपेरिमेंट करने लग जाएंगे कि अरे आग से मेरा हाथ जला, इससे खाना बन गया, इससे ये पेड़ जल रहा है, गर्मी लग रही थी, मैं पास में जाके सेकने लग गए तो ठंडा लगने लग, गर्म लगने लग गया। तो अब ये कौतूहल जो है, ये जिज्ञासा में या क्यूरियोसिटी में कन्वर्ट होने लग गया कि अब वो आग के साथ हम एक्सपेरिमेंट करने लग गए कि भाई ये क्या है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपको प्री हिस्टोरिक क्यूरियोसिटी की, कि अगर 22,000 साल पहले वो जो
इंसान पैदा हुआ, वो जिज्ञासा नहीं करता, तो आग आज हमारे पास नहीं होती। फिर आगे आप और पढ़ सकते हो, ये सब चीज की आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए कि व्हील कैसे आया, चक्का कैसे आ गया, औजार कैसे आए, हम ये कैसे करें। इसको अगर आपको समझना है तो बहुत अच्छी बुक है, अगर आप लोग पढ़ना चाहे तो। यूवल, मैं लिख देता हूँ उसको, आपको आसान होगा चैट में, तो मैं भूल गया। तो ये बुक है, अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट हो तो आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो बुक को आप मंगा भी सकते हैं। होमो, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, वो होमो सेपियंस है, वो बीच में डी नहीं है, SAPIENS है, वो डी गलती से डल गया है, तो वो होमो सेपियंस युवल नोआ हरारी की। ये एक बहुत अच्छी पुस्तक है। आप लोग, अगर इसकी हिंदी वर्जन भी है, सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं है, ये हिंदी में भी है, तो अगर आप इसको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। और जो लगता है कि नहीं बुक अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप विकिपीडिया में भी सर्च कर सकते हैं। होमो सेपियंस सिर्फ सर्च करेंगे, विकिपीडिया में होमो सेपियंस के बारे में भी जानकारी आ जाएगी, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि चक्का कैसे आया, टूल्स कैसे आया, औजार कैसे आया। तो ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई जिज्ञासा नहीं करता, तो शायद हमारे पास आज आग नहीं होती, हमारे पास टूल्स नहीं होते, हमारे पास औजार नहीं होते। साथ ही साथ आज जो हम लिख रहे हैं, अभी मैंने इंग्लिश में टाइप किया, मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, कोई आप में से होगा तो कोई छत्तीसगढ़ी में बात करेगा, कोई बंगाली में बात कर रहा है। आप देख रहे हैं कितने सारी हमारे पास वोकैबलरीज है, हम आज लिख पा रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आज इंग्लिश के थ्रू हम पूरी दुनिया में किसी से बात कर पाते हैं। वो भाषा के ट्रांसलेशन के लिए आज एआई इतना केपेबल हो गया है कि कोई मुझे आदिवासी से बात करना है, मैं एआई को ट्रेन कर दूं उस आदिवासी भाषा में, और फिर मैं एआई के थ्रू उस आदिवासी से बात कर सकता हूँ। हम कितना आगे बढ़ गए हैं। तो अब हम, ये तो आज की बात हो गई, अगर हम पीछे चले जाएं, जब बोलना नहीं आता था, सिर्फ सुन रहे कुछ होता होगा पता भी नहीं, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये कितना सही है मुझे नहीं पता, कि कैसे कम्युनिकेट किया जाता होगा। आप सोचिए तब राइटिंग का आना, राइटिंग कब आई, करीब करीब 3500 से 500, 3500 BCE। फिर से स्केल को ध्यान करिए, मैंने आपको जो स्क्रीन शेयर किया था, स्केल शेयर किया था, मैं 3500 BCE की बात कर रहा हूँ। 3500 और अभी कितना है, 2000, मतलब करीब करीब, करीब करीब 7-8 हजार साल पहले की तब लिखना चालू हुआ। कैसे लिखना चालू, इंग्लिश और हिंदी या संस्कृत नहीं आ गई। जो कुछ साक्ष्य मिलता है या एविडेंस मिलता है कि जब लोग ट्राइब में रहने लगे, कम्युनिटी में रहने लगे, फिर वो, उनको पता चल गया और खेती चालू हो गई। सबसे बड़ा था खेती चालू होना, खेती चालू हो गई, फसल उगाने लग गए। जब एक जगह सामान रखने लगे लोग, तो उनको रहता था कि किसका कितना माल है, कितना किसका है, नहीं समझ में आता था। तब वो मिट्टी की स्लेट में ड्राइंग बनाते थे, जैसे कि गेहूं है तो गेहूं का ड्राइंग बनाया और नीचे में लकीर खींची, या कुछ कुछ बनाया। ये आप सर्च करिए कि कैसे चालू हुआ राइटिंग। तो अगर कोई दूसरी फसल है तो उसकी ड्राइंग बनाई, फिर उसके बारे में गोदा। तो इस तरीके से हमारा लिखना चालू हुआ, कैलकुलेशन से। ये नहीं कि कम्युनिकेट कर रहे हैं, लव लेटर लिख रहे हैं, शायरी लिख रहे हैं, तो बहुत हम आगे आ गए हैं। पोएट्री वोएट्री हम बहुत बहुत आगे आके बहुत एडवांस्ड वर्जन यूज कर रहे हैं। सबसे पहले चालू किया गया कम्युनिकेट करने के लिए नहीं, कैलकुलेट करने के लिए, हिसाब किताब रखने के लिए इस चीज का प्रयोग स्टार्ट हुआ। तो अब किसी ने सोचा होगा, कोई एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ हम अज्यूम कर सकते हैं वो चीजों, पत्थरों को देख के, कि किसी ने सोचा होगा कि भाई इस तरीके से हिसाब लिखा जा सकता है। किसी ने उठाया होगा मिट्टी का कुछ और उसमें गोदा होगा, बारिश आ गई तो लगा कि ये तो मिटर गया, इसमें तो काम नहीं बन रहा। फिर हो सकता है कि एक दूसरा पत्थर में उन्होंने कोशिश करी होगी, उस पत्थर में पानी आया, नहीं पड़ा, मिटा नहीं। तो कितना बड़ा इवोल्यूशन हुआ है लिखने में भी। तो ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ 5,500 साल पहले की, जब अ, लिखना चालू हुआ, जो हमको शिलालेख ये सारी चीजें मिलती है, तो किस, जिज्ञासा, जिज्ञासा से राइटिंग आई। अगर हम बात करेंगे हमारे इंडियन फिलोसफी, जिसमें वेद उपनिषद, आप चाहे बाइबल कुरान जो बोल लीजिए, किसी ने सोचा होगा कि भाई लाइफ में और आगे क्या है, क्या हम मरने के लिए ही पैदा हुए हैं, तो उन्होंने उन चीजों को लिखा, उन्होंने वो विचार किया, जिज्ञासा करी कि आगे क्या है।
इसके बाद फिर आती है क्लासिकल एरा। आप सबने मैथ्स पढ़ा होगा स्कूल में, पाइथागोरस थ्योरम मेरे हिसाब से आप सबने पढ़ा होगा। पढ़ा है आपने पाइथागोरस थ्योरम स्कूल में, 8वीं में, आई गेस 8वीं 9वीं में रहा होगा। यस या नो करके लिख सकते हैं आप, या फिर थम्स अप। हाँ, थम्स अप भी ग्रेट, ठीक है, बहुत ग्रेट। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है, आप उसकी हिस्ट्री पढ़िएगा कि पाइथागोरस थ्योरम आया कैसे। वो कल्ट था कि उस समय जिज्ञासा चल रही थी कि जो पाइथागोरस था, जो इस थ्योरम का फाउंडर था, वो ये जिज्ञासा कर रहा था कि लाइफ में ये जो देख रहा है, आदमी आया, पैदा हुआ, मर गया, इसके बाद हर एक चीज में वो पैटर्न देख रहा था कि एक पैटर्न है, कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उस पैटर्न को वो मैथमेटिक्स के फॉर्म में लाने की कोशिश की, जिसको अभी हम मैथमेटिक्स बोलते हैं। उस समय वो पाइथागोरस करके एक टर्म था, वो उस तरीके से उसको समझने की कोशिश कर रहा था। और उसके फॉलोअर्स एकदम अलग थे कि भाई ये अलग तरीके से जीना बता रहा है, हम इसको एज अ यूज कर रहे हैं अभी मैथ सीखने के लिए और दूसरे कामों के लिए, बट उस समय उसको जीने के लिए। और म्यूजिक, उस समय इंस्ट्रूमेंट आए थे, वो म्यूजिक में कैसे डाला जाए पाइथागोरस को, उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज। तो उसको एक बार आप जरूर पढ़िएगा, समय बहुत कम है। अगर थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, वो 11 तक मैं खत्म ना कर पाऊँ, थोड़ा सा एक्सटेंड होगा। तो जिसको 11 बजे अगर छोड़ना होगा तो आप छोड़ सकते हैं, और जिसको बने रहना होगा बने रह सकते हैं, क्योंकि अभी मैं हिस्ट्री में हूँ, अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, मे बी 40 मिनट्स और लगेगा। तो ये हो गया बात लिखने की। हमने बात की फिलोसफी की। इसके अलावा मिडिवल पीरियड की अगर मैं बात करूं, जो कि सेकेंड सेंचुरी, यानी अब हम बात करने जा रहे हैं जीरो से आगे की। अभी तक हमने बात की जिज्ञासा की, जीरो से। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अगर आपने इंडस वैली का नाम सुना होगा, तो जो अर्बन प्लानिंग हुई वो एक जिज्ञासा का एग्जाम्पल है। किसी ने सोचा होगा, शहर शहर का किसी ने कॉन्सेप्ट सोचा कि इस तरीके से रहना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, वो भी जिज्ञासा थी कि हम इस तरीके से रह सकते हैं। हमने एंशंट ग्रीस का, आपने सुकरात का नाम, प्लेटो का नाम, एरिस्टोटल का नाम सुना होगा, उनके बारे में पढ़ेंगे तो उनकी जो फिलॉसफी है वो अपने आप में बहुत शानदार है। मैंने क्लासिकल एरा का भी बात, तो ये सारे जीरो के पहले के मैं बात कर रहा हूँ, पीछे। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कॉमन एरा की, सीई, कॉमन एरा आगे की। तो सिल्क रोड, आपने अगर ये शब्द कभी सुना हो, सर्च कीजिएगा सिल्क रोड क्या है। ये मैं बताऊंगा नहीं आपको, जिज्ञासा आपकी होगी तो आप जरूर सर्च करेंगे। सिल्क रोड क्या है, आप सर्च कीजिएगा। सिल्क रोड भी किसी की जिज्ञासा का ही नतीजा है। सिल्क रोड क्या होता है? सिल्क नहीं है कि कीड़े से निकाल के सड़क बना दिया, दूसरा सिल्क है ये। सिल्क रोड का आप सर्च कीजिएगा क्या है। हमारे पास बहुत सारे स्कॉलर्स आए मिडिवल पीरियड में। भास्कराचार्य का आपने नाम सुना होगा, अल बरूनी करके भी एक स्कॉलर थे। आ, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मैं एकदम डिटेल पे नहीं जाऊंगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कवर करूंगा। मैं थोड़ा सा और अब आगे आता हूँ। आपने गैलीलियो न्यूटन का नाम भी सुना होगा। जैसे अभी मैंने भास्कराचार्य बोला, वैसे ही गैलीलियो न्यूटन, जो कि 15वीं से 17वीं शताब्दी में रहे, इन्होंने भी बहुत सारे काम किए। कोलंबस का आपने नाम सुना होगा। उसको इतनी जिज्ञासा थी कि मैं जहाँ रहता हूँ उसके अलावा क्या है, वो बाहर घूमने निकल गया। उसने बहुत सारे शहर देखे, ट्रेड देखे, अलग अलग चीज देखी। कोलंबस की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, आप कोलंबस की हिस्ट्री भी पढ़िएगा कि उसकी जिज्ञासा ने उसको अलग अलग जगह पे लाया, कैसे कैसे उसने नई जगह खोजी, अलग अलग नए लोग खोजे, किस तरीके से वो लोग क्या खेती कर रहे हैं, क्या सामान बेच रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कोलंबस ने जानने की कोशिश की। तो ये तो खैर यूरोप की बात हो गई। फिर आता है ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में मैं बात कर रहा हूँ 1757 से लेके 1947 की, जहां पे आपने राजा राम मोहन रॉय का नाम सुना होगा, स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा, जो कि उस समय जब सती प्रथा रही। तो ये दोनों जो है, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ये नैरो नहीं थे कि हम भारत की चीजें हैं, क्योंकि भारत की जो फिलॉसफी थी वो विकृत हो गई थी। विकृत यानी कि डिस्टॉर्ट हो गई थी, गड़बड़ा गई थी। जो एक्चुअल फॉर्म में थी वो नहीं रह के कुछ और फॉर्म पकड़ ली थी। तो ये दो ऐसे दार्शनिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे, जो कि वेस्टर्न फिलोसफी को भी पढ़ा। जो भारत में कुरीतियां नई चालू हो गई थी, जो हमारे फिलोसफी का पार्ट नहीं थी, उसको दूर करने की इन्होंने प्रयास काफी ज्यादा किया। तो आप इनके बारे में पढ़िए कि इन्होंने कैसे अगर वो जिज्ञासा नहीं करते कि क्या सबको दुखी रहना है, सब परेशान है, दुखी हैं, ये है क्यों? क्योंकि दुख हो रहा है ना कोई चीज करके। तो उस दुख से निकलने के लिए इन्होंने वेस्टर्न चीजों को पढ़ना स्टार्ट किया।
सती प्रथा कितनी अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट रही उस समय, तो लोगों के लिए वो कॉमन थी ना, कि भाई क्या हो गया, सती तो होना ही है, आदमी मर गया, औरत को भी चढ़ा दो वो भी मर जाए। और उस समय सोचो लोगों को कॉमन लगता था कि नहीं ऐसा ही तो होता है। लेकिन कोई खड़ा हुआ और बोला कि नहीं ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बदलाव आया। ये बदलाव कैसे आया, नहीं अगर आप सोचोगे कि हम नया नहीं जानेंगे तो बदलाव नहीं आ सकता। फिर हम जब आप 20th सेंचुरी में जब आते हैं, तो आपने एपीजे अब्दुल कलाम का, सीवी रमन का नाम सुना होगा। 21 सेंचुरी में अगर हम आ जाते हैं, तो जो हमारा एजुकेशन है, अभी आप जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, आप टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, ये कितना प्योरीफाइड वर्जन आपके सामने आया और कितनी आसान भाषा में आया और दुनिया को समझने में कितना सरल करके रख दिया गया है। तो ये जो आपके सामने ही किसी की जिज्ञासा का नतीजा है, कि आपके सामने सरलतम तरीके से सामने चीजों को रखा गया है। वॉइस इज नॉट कमिंग, एक जन बोल रहा है, बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? थम्स अप कर सकते हैं अगर आ रही है तो। हाँ, बाकी सबको आवाज आ रही है थी। ओके, ग्रेट। और अब हम आगे आ जाते हैं, तो सोशल मीडिया है, इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीजें किसी ना किसी की जिज्ञासा का नतीजा रहा ना। अगर मैं अभी ज्यादा नहीं 50 साल पहले चले जाऊं, और आप किसी को बोलो कि आपके मोबाइल से ना आप वो 2000 किलोमीटर दूर आदमी बैठा है उससे आप उसको देख सकते हो, तो सामने वाला बोलेगा ये पागल है। कोई बोलेगा, समझ लो 200 साल पहले, कि वो ऊपर में गोला गोला दिख रहा है, वो गोला गोला यानी क्या, चंद्रमा, उस पे हम जाके ना पैर रखेंगे, तो बोलेगा बेवकूफ है। लेकिन जिसको बेवकूफ बोला जा रहा है, वो आदमी बोला नहीं, करके दिखाएंगे। उन्होंने जानना चालू किया। इन्वेंशन के पहले, यानी इन कोई चीज को इन्वेंट करने के पहले सबसे पहले चीज क्या आई, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, समझने की, जानने की कि ये है क्या। समझ रहे हैं? तो ये जो इंफॉर्मेशन आप एज देख रहे हैं, आपके आसपास कितने सारे चीजें हैं, आप अपने कमरे के आजू बाजू, आपके हाथ में जो डिवाइस है उसको देखो, कितना सोफिस्टिकेटेड एक टेक्नोलॉजी का चीज है, जिसने लाइफ को कितना, पूरे ह्यूमैनिटी में जितनी हमारी ह्यूमैनिटी रही, हमारी ह्यूमैनिटी का करीब करीब 1 करोड़ साल पुरानी है, जो पृथ्वी, पृथ्वी नहीं, जो यूनिवर्स जब से चालू हुआ, बिग बैंग की अगर मैं बात करूं, इतनी पुरानी में आज के समय जो है, हम सबसे ज्यादा, हमारे पास संसाधन है, हम सबसे ज्यादा इस समय में जी रहे हैं, जो मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ा है। अभी के समय में जितनी चीजें हमारे पास है, उतनी पहले किसी के पास नहीं थी, जानने के लिए, समझने के लिए, आसान करने के लिए। बट आप भी जानते हैं कि इन चीजों का हम उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं और वो किस तरफ बढ़ गई है। अभी तक हमने चालू नहीं की है कि जिज्ञासा को डेवलप कैसे करें। हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो जिज्ञासा को डेवलप करने के पहले, या क्यूरियोसिटी डेवलप करने के पहले, हम ये समझते हैं कि टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्यूरियोसिटी के प्रकार क्या क्या होते हैं। 3 प्रकार की क्यूरियोसिटी होती है। इंग्लिश में बोलूंगा, उसका हिंदी भी मैं आपको बताऊंगा। एक होता है डाइवर्सिव क्यूरियोसिटी, दूसरी होती है एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी, और तीसरी होती है एम्पैथेटिक क्यूरियोसिटी। इसका हिंदी बता देता हूँ। डाइवर्सिव डाइवर्सिव क्यूरियोसिटी बेसिकली, जो मैंने शब्द प्रयोग किया था, कौतूहल, नया कुछ जानना है, अचानक से मन हो गया अरे क्या है, ये होता है डाइवर्सिव क्यूरियोसिटी। थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। फिर होता है एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी। एपिस्टेमिक मतलब ज्ञान संबंधी, कोई चीज को डिटेल में जानना है, अच्छे से जानना है, समझना है, ताकि आप उसका कुछ प्रयोग कर सको, इसको बोलते हैं एपिस्टेमिक, या फिर ज्ञान संबंधी जिज्ञासा। तीसरी होती है एम्पैथेटिक क्यूरियोसिटी, यानी कि सहानुभूति वाली जिज्ञासा। देखते हैं कि करके क्या है। तो डाइवर्सिव क्यूरियोसिटी यानी कि जो कौतूहल वाली चीजें हैं, ये हम हर वक्त, हर क्षण हमारे साथ होता है। जो आप इंस्टाग्राम में रील्स देखते हो, जो आप यूट्यूब देखते हो, जो आप स्नैपचैट चलाते हो, ये क्या है, अरे इसने क्या किया, अरे उसने क्या किया, अरे रायपुर के वो कोने में क्या हो रहा है, अरे जिस भी शहर में आप हो उस कोने में क्या हो रहा है, अरे उसने वैसा डांस किया। तो ये क्या है, कौतूहल है, उससे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन एक तरीके की कौतूहल है, जानना है। जैसे बच्चा करता है ना, अगर उस समय में समझ लो आपके सामने एक डांस वीडियो आया, आप उसको बंद कर दोगे, आपके लाइफ में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका उतना महत्व नहीं है आपकी जिंदगी में। तो ये जो है, ये एक सुपरफिशियल
तरीके की जिज्ञासा है जो हर वक्त चाहती है कुछ नया 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 मेरे साथ होता रहे, कुछ नया होता रहे। तो वो नया होने नहीं देते हम, नया देखते रहते हैं। होना और देखते रहना दोनों अलग चीज है। होने के लिए हम क्या करना है वो एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी का पार्ट है। अगर कुछ होना है, अभी आप जो हम चल रहे हैं, आप भी मैं भी, हमारा डाइवर्सिव क्यूरियोसिटी ज्यादा है। कोई भी चीज सामने दिखी उसको देखना है। एक शॉर्ट्स देखे और सोच लिए कि हमें तो इस चीज के बारे में पूरा पता है। ये अक्सर घरों में आपने देखा होगा, मेरे साथ तो बहुत होता है। मेरे पापा जैसे हैं तो वो समझ लीजिए कि कोई एक टॉपिक है, तो वो टॉपिक का समझ लीजिए रॉकेट है या इलॉन मस्क है। इलॉन मस्क ने इतनी शादी की, अब इलॉन मस्क ने कितनी बीवी थी उसकी, क्यों करा ऐसा, वो क्या कर रहा है, वो सब नहीं पता। लेकिन एक 60 सेकंड का रील देख के हम ये समझते हैं कि हमको तो इस चीज के बारे में पूरी जानकारी हो गई। या हमने 15 मिनट आधे घंटे का कोई वीडियो देख लिया, हम ये सोचते हैं कि हमको तो इसके बारे में सब पता हो गया। लेकिन ये जो थोड़ा सा आपको पता है ना, एकदम हल्का सा, जिसके बारे में डिटेल नहीं पता, ये आपकी डाइवर्सिव क्यूरियोसिटी है, यानी कौतूहल है बस। इससे आपको कुछ मिलेगा नहीं। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, एक टॉपिक फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, एक एक करके, लेकिन एक को अच्छे से जानने का प्रयास हम नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, उस मोमेंट में, उस क्षण में आपको लगता है यार मैंने तो कुछ नया सीख लिया। लेकिन बाद में कभी इस चीज के बारे में बात करना पड़े आपको, तो ये आपको याद भी नहीं रहेगा। और उसके बारे में कोई आपसे जिज्ञासा करके प्रश्न करेगा तो आपके पास जवाब भी नहीं रहेगा। होता होगा मेरे हिसाब से, किसी के साथ होता है ऐसा कि हमने एक वीडियो देख लिया 1-2 मिनट का और मजा आ गया, फिर बाद में उसी के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा हमारे पास बात करने के लिए कुछ रहता नहीं है। ऐसा किसी के साथ होता है? यस या नो आप चैट में लिख सकते हैं। मेरे साथ भी होता है, ईमानदारी अच्छी होती है। फिर दूसरी चीज है एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी। एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी थोड़ा एक लेवल अप है डाइवर्सिव से। एपिस्टेमिक में आपको कोई नई चीज को जानना है। जानना ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड का वीडियो देख लिए, आधे घंटे का वीडियो देख लिए, आप उसको पूरा जानना चाहते हैं। अब समझ लीजिए, मैं आपको इस टॉपिक के बारे में अभी बात कर रहा हूँ, क्यूरियोसिटी के बारे में। मैं चाहता तो आता और आपको बोल देता, अरे क्यूरियोसिटी ये होता है, इसका ये 4 स्टेप है, इसका ये 5 स्टेप है, हो गया। अभी जो हम बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कि हम उस शब्द कहाँ से आया, वो शब्द का प्रयोग कहाँ पे मिला, इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ कहाँ उसका एविडेंस देखने को मिलता है, कितने प्रकार की होती है, कैसी होती है, क्या होती है। तो हम देख रहे हैं कितना टाइमलाइन के हिसाब से कैसे धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, ताकि उस सब्जेक्ट के, जबकि ये शब्द आप देखिए आप रोज सुनते होंगे, ज्ञान, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, लेकिन इस तरीके से डिटेल में जानने का हमने कभी प्रयास किया नहीं है। तो कोई भी टॉपिक हो, रॉकेट ही क्यों ना हो, आप रॉकेट देख लिए और डर जाते हैं, अरे रॉकेट के बारे में कौन पढ़ेगा। अरे भाई, हाँ, हम वीडियो देख लिए और सोचते हैं अरे हमको तो रॉकेट के बारे में सब पता है। नहीं तो दिवाली वाला रॉकेट तो है ही, ऐसा आग लगाते हैं ऊपर जाता है। वैसे ही वो बड़ा वाला रॉकेट है, उसमें भी आग लगाता होगा नीचे कोई और वो ऊपर जाता होगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो उसके बारे में जिज्ञासा करें क्या होता है। आप यूट्यूब में ये भी सर्च करेंगे, एक्सप्लेन रॉकेट इन सिंपल टर्म्स, तो भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे अच्छे, जो आपको साइंटिफिक लैंग्वेज को थोड़ा साधारण लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो वीडियो ऐसा 10 मिनट आधे घंटे के नहीं रहेंगे, 2 घंटा 4 घंटे के, या फिर सीरीज रहेंगी वीडियो की, वो जो हमको देखना पसंद नहीं आता। हमको तो एक ही सीरीज अच्छा लगता है देखना, मिर्जापुर। तो हम मिर्जापुर पूरा देख सकते हैं 10 घंटा। लेकिन हम कोई चीज की जिज्ञासा है तो उसका 10 घंटे का वीडियो हम नहीं देख पाते हैं। तो मिर्जापुर 10 घंटा देख रहे हैं तो क्या एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी हो गई? ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि भाई हम तो देखे, भाई अच्छे से देखे, हमको तो मिर्जापुर शहर के बारे में सब पता है, 10 घंटे का देख लिए हम तो वीडियो। तो नहीं भाई, वो भी 10 घंटा आपका डाइवर्सिव क्यूरियोसिटी में जाएगा, क्योंकि आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आप बोलेंगे हाँ कर लेंगे, हम बंदूक निकाल के हम भी चलाएंगे। तो मेरा कहने का वैसा मतलब नहीं है। तो इसको हम टेक्निकल टर्म्स में देख रहे हैं। हम इसको
लाइफ को और बेहतर कैसे करें उस टर्म्स में समझने की कोशिश कर रहे हैं, मजे के समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ये है एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी, जिसमें हम कोई भी चीज के बारे में इन डेप्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत दिक्कत मेरे को होती है, आप लोग को होगी कि पता नहीं। एक चीज को जानने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है ये दूसरी तीसरी चौथी चीज भी करनी है यार, इसको भी पढ़ना है। और फिर चारों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर चारों ही नहीं समझ में आता है। तो इस समय थोड़ा हमको फिर ध्यान रखने की जरूरत हो जाती है कि एक समय में एक चीज करें। ये बहुत जरूरी, बहुत 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 जरूरी है कि हम एक समय में एक चीज करें। बहुत मुश्किल है, हमको मल्टीटास्किंग बता दिया गया है कि एक साथ चार काम करो, बट हमारा ब्रेन ऐसा है नहीं कि एक समय में हम चार काम कर सकें। तो एक समय में एक चीज को करें, उससे बेहतर, स्पेशली जैसे आप बुक पढ़ रहे हैं तो आप उस समय बुक ही पढ़ना है। अगर आप घूमने गए हो तो सिर्फ घूमना है। अगर आप मोबाइल चला रहे हो तो सिर्फ मोबाइल चलाना है। खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाना है। बहुत सिंपल है। एक समय में एक चीज करने से आपकी एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी को आप बढ़ा सकते हैं। एक समय में बहुत सारे करना है तो फिर यही आप पहले वाले में पहुंच गए, जिसमें रील्स खटाखट 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 देखना है, एक साथ बहुत सारा खट 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 ये होगा। तीसरी आती है एम्पैथेटिक क्यूरियोसिटी, यानी किसी के थॉट्स को, किसी के फीलिंग्स को, किसी के पर्सपेक्टिव को जानने की जिज्ञासा। कई बार होता है ना, हम अभी बात कर रहे हैं टॉपिक की, एक्सटर्नल चीजों की। कई बार होता है कि आपको खुद लगे कि मेरे अंदर क्या फीलिंग चल रही है, सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, वो बड़ा नाराज सा दिख रहा है, क्या हो गया है। इस चीज को भी जानने की हमको जिज्ञासा रहती है। कोई आपकी बात से हर्ट हो गया, आपको इमीडिएट पता चलता है, आप जानना चाहते हैं। ये एम्पैथेटिक क्यूरियोसिटी है, यानी सहानुभूतिपूर्ण जिज्ञासा, जिसमें आप दूसरे के थॉट्स, फीलिंग्स या पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं। इससे क्या होता है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि अगर आप अपनी जानना चाहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, तब तो भाई कॉन्वर्सेशन नहीं हो सकता। लेकिन आपको जिज्ञासा है, तब आपका कॉन्वर्सेशन होगा। कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत होगी। बातचीत से आप सामने वाले का एक्सपीरियंस सुन पाएंगे, आप उनका व्यू पॉइंट समझ पाएंगे, आप उनको जान पाएंगे और एक अच्छा संबंध स्थापित होगा। लेकिन जब हम ये सोचने लगते हैं कि हमको पता है, हम क्यों जानना चाहेंगे इसकी थॉट्स या फीलिंग्स, तब आपका वैसा रिलेशन आगे नहीं बढ़ता है। इससे क्या होगा, आप में एम्पैथी जागेगी। एम्पैथी यानी आप सामने वालों को और बेहतर समझ पाएंगे, उसकी जगह पे आप रह के और बेहतर समझ पाएंगे। आपका कम्युनिकेशन, कई लोग को लगता होगा कि हमारा कम्युनिकेशन बहुत वीक है, बातचीत नहीं करते बनता, हम बोलते हैं तो बहुत बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं तो बोलते ही नहीं है। तो ये करने से आप लोग दोनों तरफ जो है वो बीच में आ पाओगे और बहुत अच्छे और बड़े बेहतर आपके संबंध होंगे। तो ये तीन तरीके की हमारी जिज्ञासाएं थी, डाइवर्सिव, एपिस्टेमिक और एम्पैथेटिक। अब क्यूरियोसिटी को डेवलप कैसे करते हैं, पेज है नहीं, ठीक है। क्यूरियोसिटी को डेवलप कैसे किया जाए, अब आपने बोला चलो बढ़िया है, सुन लिया, आपकी बात तो अच्छी लग रही है, लेकिन आगे कैसे बढ़े, मतलब क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण चीज है जो हम सब भूल चुके हैं, हमारी सोसाइटी ने भी उसको कहीं ना कहीं दबा डाला है, प्रश्न करना, पूछना, क्वेश्चंस पूछना। क्यों, क्या, कैसे, अगर ये नहीं तो और कुछ। इंग्लिश में अगर इसको बताऊं, वाई, कोई भी चीज, वाई, हाउ एंड व्हाट इफ। वाई मतलब क्यों। आप रंगोली, चलो आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आप रंगोली, आप लोग घर में देखे होंगे डलते हुए, रंगोली क्यों बनाते हैं। कोई भी ऐसा किसी को पता है, वो हैंड रेस करें, उसको अनम्यूट करेंगे, जिसको पता है कि रंगोली क्यों डालते हैं। ये मत बोलना लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, शुभ होता है, घर में घर में बरकत होगी, डिजाइन के लिए बनाते हैं। ये कारण मुझे पता है। इसके अलावा कुछ है तो बताइए, किसी को पता हो तो हैंड रेस करिए, उसको अनम्यूट ऑर्गेनाइजर करेंगे। हाँ, मुझे विनोद एक साहब, हैंड रेस दिख रहा है विनोद का। करिए ना उनको आप अनम्यूट। सूरज जी आप हेलो बताओ पहले। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, बताएं।
सर जैसे रंगोली सर, वो डिफरेंट रंगों से ही रहता है सर, मतलब अलग अलग रंगों से मिलके हम रंगोली बनाते हैं घर के आगे में। और सर ऐसा मतलब हम रंग बिरंगी चीजें जब देखते हैं ना सर, तो मन में क्या है ना, एक मतलब एक खुशनुमा सा एक माइंड सेट हो जाता है, थोड़ा क्रिएट हो जाता है, तो खुद भी चेहरे में स्माइल आ जाती है, थोड़े हमारे हाव भी थोड़े चेंज हो जाते हैं, तो मन में एक प्रसन्नता प्रसन्नता सी आ जाती है सर, रंगों को देख के, रंगोलियों ठीक को देख के। तो ये मेरा सोचना है। ठीक। तरुण का भी अनम्यूट करेंगे नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर। हम सर रंगोली क्रिएटिव सोचने और क्रिएटिव करने के लिए बना सकते हैं सर, करते हैं आई थिंक। ओके ओके। नेक्स्ट और किसने उठाया? सूरज। सूरज आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सूरज शायद कुछ ठीक बोल है। रहे हैं लेकिन उनकी वॉइस नहीं आ रही है। ओके ठीक है। एक 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 और हैंड किया मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, एनी रोज प्लीज सही बता दीजिएगा अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है तो। नो सर, बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन है। एक्चुअली एक और अकॉर्डिंग टू मी ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग रंगोली इसलिए बनाते हैं कि पॉजिटिवनेस आए और थोड़ी क्रिएटिविटी दिखे घर में। ओके ठीक। तो समय को देखते हुए मैं बता देता हूँ, इस कारण से रंगोली चालू नहीं हुई थी। हम लोग जब कृषि कृषि थे, जब हम फार्मिंग करते थे, तो त्योहारों में फसल कटाई, आप अगर ध्यान देंगे हमारे त्योहार सेलिब्रेट कब होते हैं? सीजन चेंज पे होता है, फसल कटाई पे होता है। ये दो प्राइमरी अगर आप रीजन देखेंगे, जनरली त्योहार जो पड़ते हैं अगर कटाई होती है फसल की तब रहते हैं, या फिर सीजन चेंज होता है तब रहते हैं। फसल कटाई के बाद जब घर में हमारे पास एक्सेस एक्सेस यानी भरपूर सामान रहता था, तो पहले ये नहीं था कि हम बाजार से जा रहे हैं गेहूं खरीद के ला रहे हैं और अभी जैसा कर रहे हैं, ऐसा पहले नहीं होता था। एक्सचेंज होते थे, मेरे पास गेहूं है तेरे पास दाल है तो तू दाल दे दे तो मैं गेहूं दे दूं, इस तरीके से होता था। साथ ही साथ किसी के पास नहीं है तो बहुत अच्छी मान्यता थी कि जो भूखा है उसको खाना खिलाया जाए। तो ये जो भूखा रहने का खाना खिलाने का जो कॉन्सेप्ट था, ये सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं था, जानवरों को भी हम खाना खिलाते थे, चाहे वो कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, गाय, कोई भी हो। इसके अलावा जो पहले हमारे पुरखे रहे हैं वो हमसे ज्यादा समझदार थे, उनको चींटियों और कीड़ियों का भी बहुत ध्यान था। तो जो आटा रहता था गेहूं का या फिर राइस का, और भी जो अन्य प्रकार के, उसको वो घर के बाहर ऐसे ही डालते थे ताकि चींटी गेहूं चींटी बोलता हूँ, चींटी कीड़े आके उसको वो लोग भी त्योहारों में खा। अब क्या है, हर रोज नहीं डाल सकते कि घर में आ जाएगा, या फिर रोज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो त्योहारों में स्पेशली वो घर के बाहर डालते थे ताकि ये खा लें। वो फिर धीरे से कन्वर्ट हो गया कि औरतें सोचनी, औरतें आदमी जो भी जिसने भी सोचा होगा कि चलो थोड़ा सा डिजाइन बना के ही तो डाल दे, तो वो गेहूं के और इसके आटे के सफेद, अभी भी कई गांव में आप देखोगे तो व्हाइट कलर की रंगोली बनती है, कलरफुल रंगोली नहीं बनाते हैं, वो गोबर लीपते हैं, व्हाइट कलर की रंगोली बनाते हैं। ये व्हाइट क्या है? व्हाइट आटा दर्शा रहा है। तो अब वो केमिकल के फॉर्म में चीजें आ गई, पॉजिटिविटी आती है, क्रिएटिविटी दिखती है, ये होता है वो होता है, अलग बात थी। लेकिन अगर रंगोली वाकई में आपको डालना है, वो पर्पस ये था उसका, अब रंगोली नहीं शायद उसको कुछ और बोलते होंगे, कि जो जीव जंतु हैं छोटे छोटे उनको हम भोजन करा सके। तो ये था रंगोली का कारण। ऐसे ही हर चीज है। क्या घोड़ी या घोड़े पे क्यों चढ़ जाते हैं भाई? क्यों जरूरी है घोड़ी या घोड़े पे चढ़ना? क्यों बारात में चढ़ा दिए हैं? कभी हमने प्रश्न नहीं किया, कभी हमने सोचा ही नहीं भाई चढ़ा क्यों दिए हैं इस आदमी को। अब कारण मैं बता देता हूँ, अभी आप लोग से डिटेल नहीं पूछूंगा। कारण ये था कि भाई पहले, अभी जैसे क्या होता है कि अभी शादी होने जाती है तो पूछ लेते हैं, अरे भाई लड़के का बैकग्राउंड कैसा है, पता नहीं चलता वो अलग बात है, लड़के लड़की का बैकग्राउंड ठीक ठाक तो है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, सिगरेट दारू तो नहीं पीते हैं, ये तो नहीं करते हैं। हाँ, बर्ड्स को भी डेफिनेटली फीड कर सकते हैं, या हाँ सही बोला आपने। तो
अभी सोचते हैं ऐसा पता चल गया, बट किसी का ऐसा खैर पर्सनल लाइफ पता नहीं चलती। तो पहले गांव से गांव में शादी होती थी, तो क्या करते थे, घोड़ी अब गधा का बेचारा, गधा जबरदस्ती गधा बन गया, जबकि गधा बड़ा शांत सा जानवर है। तो घोड़ा या घोड़ी, घोड़ी पे चढ़ाने का तो पर्पस ये था भाई, घोड़ी शांत होती है, घोड़ा बहुत उत्तेजित होता है तो साला भग सकता है, उसको लग गया, गुस्सा आ गया तो निकल लेगा। तो घोड़ी को रखते थे। अब घोड़ी को रखने का पर्पस ये नहीं था, पहले तो राजा महाराजा लोग हाथी में भी चढ़ते थे। ये था कि ये पर्सन जो शादी करने जा रहा है, तो बारात निकालते हैं ना, जिसको आप बोलते हैं बारात निकाल रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, तो एक गांव से दूसरे गांव में लेके जाते थे उनको। और पर्पस ये रहता था, बैंड बजाने का पर्पस ये नहीं है कि नाचना। बैंड बजाने का पर्पस, जैसे आप लोग मुनादी करते होंगे ना, आते थे टक 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 करे, गांव के लोग इकट्ठा हो गए, तो लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए बैंड बाजा, वो डम वो सब था, ढोल वोल जो भी था। अभी नाच रहे गा रहे वो अलग बात है, अगेन वो सब बदल गया है, डीजे लग गया, अब तो स्पीकर बज रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। तो वो पर्पस ये था कि लोग अपने घरों से आए, और एक अनसेड मैसेज ये था कि ये पर्सन जो बैठा है ये शादी करने जा रहा है फलाने लड़की से। तो अगर किसी ने इसको कहीं ऐसी जगह देखा हो जहां ये होना नहीं चाहिए या ऐसा कुछ, तो लड़की के बाप को आके बता दे, भाई ये लड़का कैसा है, ऐसा ऐसा है, इसलिए इसको ये। तो अब वो जो है वो अलग तरीके का फॉर्म ले चुका है, कुछ भी। और अब तो आप जानते हैं अभी का सिनेरियो क्या है। तो ये क्या है, ये जिज्ञासा है, क्यों क्यों कर रहे हैं। कोई भी आप काम कर रहे हो, दिवाली में दिया क्यों जला रहे हो, आप पूजा क्यों कर रहे हो, आप सूरज को क्यों वो कर रहे हो। अब आप लोग बोलोगे हाँ भाई उसके किरणों से ये निकलता है कि आपने वेरीफाई किया, आपको कुछ फायदा दिखा, आपने कुछ किया। तो ये जिज्ञासा करना, पूछना बहुत जरूरी है। क्यों, हम डर जाते हैं पूछने में और हमारा मुंह बंद करा दिया जाता है, लेकिन ये क्यों पूछना बहुत जरूरी है। साथ ही कैसे, कोई काम हो गया, अरे हो गया बढ़िया, अरे कैसे हुआ, ये कैसे, हाउ पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड अप करूंगा। फिर है व्हाट इफ। अगर कई बार ये होता है ना, कोई बोल देता है ऐसे करना है, तो हम ये मान लेते हैं हाँ ऐसे ही करना है। व्हाट इफ ये है कि क्या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या इसका दूसरा, जांच करना, टेस्ट करना, एक्सपेरिमेंट करना, ये भी बहुत जरूरी है। तो क्या क्या हो गया, को प्रश्न करना सबसे जरूरी है आपको, अगर जिज्ञासु बनना है, ये क्यूरियस रहना है। इससे आपका एक माइंडसेट रहेगा जिंदगी भर का कि मुझे नया सीखते रहना है। उम्र नहीं है, देखो स्कूल आपका, कॉलेज खत्म हो गया है, कॉलेज में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, बस हो गया खत्म, ऐसा नहीं। पूरी लाइफ आपको चीजें सीखना है। तो उसके लिए आपको प्रश्न करना जरूरी है, चाहे वो आपका घर का, ऑफिस का, कोई भी बड़ा क्यों ना हो। डर के नहीं रहना है, नहीं समझ में आ रहा तो पूछो भाई क्यों, कैसे कैसे हो रहा है, क्या होगा। आपको ये लगता है ना हमको बेवकूफ समझेंगे, समझ लें दो। अगर कोई ऐसा समझ रहा है तो वो पर्सन बेवकूफ है। अगर आपके प्रश्न से कोई आपका मजाक उड़ा रहा है या ये बोल रहा है कि भाई तुमको तो कुछ समझता ही नहीं, तुम तो बेवकूफ हो, तो वो पर्सन बेवकूफ है जो प्रश्न का जवाब देने से बच रहा है। ये वो लोग करते हैं, इस श्रेणी में मैं सबको बोल रहा हूँ, यहाँ तक कि जो जो सो कॉल्ड पाखंडी गुरु लोग हैं उनको भी मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। आप उनसे प्रश्न नहीं कर सकते, आप उनसे प्रश्न करोगे तो उनका झूठ पकड़ा जाता है। तो इसलिए प्रश्न करने का स्कोप ही नहीं छूटता है। तो इसलिए कोई भी चीज को मानना नहीं है ब्लाइंडली, कि उन्होंने बोल दिया तो जो बोला है यही करना है। अरे भाई पकोड़ा खा लो तो तुम्हारा साथ ये फायदा हो जाए। प्रश्न करना है, जांचना है, एक्सपेरिमेंट करना है, थोड़ा साइंटिफिक टेम्परमेंट को आपको यूज करना है। अभी आपने अगर न्यूज फॉलो करते होंगे तो देखे होंगे कि 100-110 लोग एक स्टैम्पीड मतलब भगदड़ में मरे हैं। सोचो 100, करीब सॉरी 122 लोग भगदड़ में मरना, क्या है वो। आप सोचिए, आप उस जगह रहते तो आप क्या करते हैं। मैं श्रद्धा और विश्वास पे क्वेश्चन मार्क नहीं डाल रहा हूँ, बट मैं इस चीज पे क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ, क्या वो करना जरूरी था, क्यों कर रहे थे। आप किसी से भी पूछोगे ना क्यों कर रहे थे, क्या हो जाता, नहीं जवाब रहेगा। फायदा हो जाता, ये हो जाता, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, क्या। तो आप प्रश्न करिए, जांच करिए। मैं ये बोल रहा हूँ, आप मानिए, आप जिसको मानना है जो करना है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ प्रश्न करना बहुत जरूरी है हर क्षेत्र में, एक नहीं। मैं सिर्फ एक धार्मिक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके घर में कुछ चल रहा है, आपके पढ़ाई में चल रहा है, आपके ऑफिस में कुछ चल रहा है, हर जगह प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। इसलिए ये पॉइंट को मैं इतना डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद दूसरा है, पढ़िए, खूब पढ़िए।
बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, अच्छे आर्टिकल्स पढ़िए, अच्छे वेबसाइट में पढ़िए, खूब पढ़ना बहुत जरूरी है। वीडियो देखने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ, मैं रीडिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छे आर्टिकल्स, टॉपिक्स, मैगजीन सब्सक्राइब करिए, लाइब्रेरी अगर आपके वहाँ पे होगी, छोटी होगी, जाइए, अच्छी पुस्तकों को सर्च करिए, गूगल में सर्च करिए टॉप 10 बुक्स दैट वी मस्ट रीड इन आवर लाइफ टाइम। बुक्स को पढ़िए, हिंदी में भी आजकल सब अवेलेबल है। यहाँ तक कि आप एआई का या चैट जीपीटी का या को पायलट का इनका यूज करोगे, आप डालोगे प्लीज गिव मी 1000 वर्ड समरी ऑफ दिस बुक, यानी 1000 शब्द का मुझे इस फलाने बुक का आप समरी दो, तो आपको वो एआई करके दे देगा। आपको 1000 में समरी मिल जाएगा, फ्री है। आप उसको पढ़ लो, आपको लगता नहीं मुझे इसके बारे में और जानना है, आप बुक मंगा लो। प्रयोग करिए टेक्नोलॉजी का। फिर अगला है नए एक्सपीरियंस, यानी नए अनुभव के लिए ओपन रहिए। नई एक्टिविटीज कुछ हो रही है आपके शहर में, कॉलेज में, स्कूल में, उसमें पार्टिसिपेट करिए। जो चीज आप नहीं किए हो वो तो करना ही है, ये चीज ध्यान रखें। वो चीज नहीं की हो का मतलब मेरा दारू, सिगरेट, गांजा फूकने से नहीं है, प्लीज। तो इसको गलत तरीके से आप इंटरप्रेट ना करें। मेरा जो नई चीज सीखने से तात्पर्य है, वो नई चीज आपके लाइफ में आपको इम्प्रूवमेंट जो दे, आपको आगे बढ़ने में मदद करे, उस चीज से है, ना कि उस चीज से जो आपको शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाए। तो वो सारी नई चीज करिए, नई जगह घूमिए, नए शहरों में जाइए, देखिए कि कैसा होता है नया शहर, क्या होता है उसमें। दूसरे शहर जाते हैं, नई तरीके के लोग दिखते हैं, नया तरीके का खान पान दिखता है, नए कपड़े दिखते हैं, नई भाषा दिखती है। जब आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हो तो आप देखो किस तरीके से सारी चीजें बदल जाती है। ये क्या है, ये जिज्ञासा आपको करनी पड़ेगी। घूमना, मैं पढ़ाई बंक करके घूमने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई पूरी करके घूमने की बात कर रहा हूँ। यहाँ तक कि आप अगर बहुत ऑब्जर्वेंट हैं तो आप देखोगे हर 5-7 किलोमीटर में चाय का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्या हो रहा है, चाय का भी टेस्ट चेंज हो जा रहा है, भाषाएं भी चेंज हो जा रही, सब चेंज हो रहा है, गजब हो रहा है। तो इसकी जिज्ञासा करने के लिए आपको नए एक्सपीरियंसेस करने पड़ेंगे, घूमना पड़ेगा, नए एक्टिविटी, नई स्किल्स सीखनी पड़ेगी। जो चीज आपको लगता है ये मुझे सीखने की क्या जरूरत है, क्यों नहीं। पहाड़ चढ़ना है, अपने आप में एक स्किल है, वो चढ़ना है, दौड़ना है, जिमिंग करना है, मिक्स मार्शल आर्ट सीखना, कुछ भी। ये तो शारीरिक बात हो गई। कोई स्पोर्ट्स नया कर रहे हैं, नहीं हम हर 6 महीने में एक स्पोर्ट्स खेलेंगे, एक स्पोर्ट्स सीखेंगे, ये भी एक अपने आप में एक जिज्ञासा है। सिर्फ पढ़ाई तक, लिखने तक सीमित थोड़ी ना है, नए अनुभव भी तो एक जिज्ञासा है, नई चीज आपको सिखाएंगे। ये सब हमको करना जरूरी है। नई चीज करने से डरिए मत। अगर आप अपने घर का रास्ता एक रास्ते से जाते हैं और दूसरा रास्ता भी है, एक आध दिन दूसरा रास्ता ले लो, देखो क्या होता है। एक आध दिन तीसरा रास्ता ले लो। साइकिल से जाते हो पैदल जाओ, पैदल जाते हो मोटरसाइकिल से जाओ। जो चीज नहीं करते हो, जो चीज आपको कंफर्टेबल लगती है, वो नहीं करना है। अनकंफर्टेबल जो चीज लग रही है वो प्रयास करना है। इसके बाद चौथा और आखिरी पॉइंट इसमें क्यूरियोसिटी डेवलप करने में, ओपन माइंडेड रहना है। ओपन माइंडेड मतलब खुले दिमाग, खुले विचार, नए अनुभव को रोकना नहीं है। कि हमारी बचपन से एक तरीके की सबकी परवरिश होती है, मेरी भी हुई है, कि एक तरीके की सोच का विकास होता है कि इसी तरीके से सोचना है, ये हो रहा है तो गलत है, ये हो रहा है तो सही है। इस विचारधारा में नहीं होना है, गलत होने वाली विचारधारा में भी नहीं रहना है, सही हो रही विचारधारा में भी रहना है। हमको बीच में रहना है। बीच में रहने का मतलब नए अनुभव आ रहे हैं, देखना है, समझना है कि इससे हो क्या रहा है। आपके सामने कोई एकदम से नई चीज आ गई जो आपको लगता है यार ये कैसे कर सकता है कोई, आप जानने की कोशिश कीजिए वो पर्सन क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ से वो आ रहा है, उससे उसको कुछ फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओपन माइंडेड रहना बहुत जरूरी है, और उससे क्या होगा, नए आइडियाज आएंगे आपके पास, नवरचना करने के लिए बहुत स्कोप बढ़ जाएगा। अपने मान्यताओं को चैलेंज करो। जो आप मान के रखे हो ऐसा ही होता है। कई लोग ये मानते हैं कि नहीं लड़के ज्यादा मजबूत होते हैं, लड़कियां नहीं। इसको चैलेंज करो, कौन बोला आपको? आप महिलाओं के बारे में फिर जानते ही नहीं हो कि महिलाएं कितनी मजबूत हो गई है, आज आगे बढ़ते जा रही हैं। पुरुष जो है वो पीछे होते जा रहे हैं। महिलाएं इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग रहती है, घर में आदमी से ज्यादा काम महिलाएं करती है। लेकिन हमारे दिमाग में ये चीजें डाल दी गई है कि पुरुष ही सब कुछ है। तो ये एक अजम्पशन है कि पुरुष श्रेष्ठ होता है। इस अजम्पशन को चैलेंज करना भी क्यूरियोसिटी है। कोई भी आपकी मान्यताएं हो, उसको चैलेंज करना, उसको टक्कर देना कि मैं ऐसा मान, अपने आप को टक्कर दे रहे हो ना, आप सामने वाले को नहीं दे रहे हो। यहाँ पे अपनी बात हो रही है, एक चीज ध्यान रखिएगा। मैं आपकी और मेरी बात कर रहा हूँ, मैं कोई तीसरे पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप सामने वाले को जाके बोलो ऐसा करे। अपने मान्यताओं को आपको चैलेंज करना है
कि भाई मैं ये जो मान रहा हूँ कि वाकई में ऐसा है, उसको टक्कर दूं, मैं ये नहीं, चलो ऐसा करके देखते हैं क्या होगा, देखते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्यूरियोसिटी डेवलप करने में हेल्प करेगी। अब आखिरी टॉपिक पे मैं आ जाता हूँ, जो कि सॉरी, दो चीजें बची है, इसको मैं बड़ा शॉर्ट पे आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिस कैसे करें। ये तो मैंने बता दिया कि डेवलप कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिस कैसे करें। एक जर्नल मेंटेन, यानी एक डायरी मेंटेन करिए। डायरी में आप अपने छोटी वाली डायरी आती है ना, वो पॉकेट में रखिए। या मैं मोबाइल में रेकमेंड नहीं करूंगा नोट्स, क्योंकि वो मोबाइल हम खोलते हैं फिर हो कुछ जाता है, वो यूट्यूब इंस्टा में कब जाता है ध्यान पता नहीं चलता। छोटी सी डायरी अपने पास रखिए, कोई नई चीज दिखी उसको लिख लो कि इस चीज के बारे में जानना है या नया दिखा, कोई प्रश्न मन में आ रहा है उसको लिख लिए। तो एक छोटी सी डायरी मेंटेन करना चाहिए, जिसमें आप अपनी जिज्ञासाएं जो हो रही है, जो प्रश्न आ रहे हैं, या कोई एक बहुत अद्भुत सी चीज दिखी आपको, उसको आप लिख लें। दूसरा, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो वो भी जिज्ञासु हो, तो ताकि आपका उनसे वार्तालाप हो सके, बातचीत हो सके। एक तरीके की थोड़ा सिमिलर विचारधारा वाले आपके दोस्त अगर होंगे, तो आपको बातचीत करने में, नया चीज जानने में बड़ा आसानी होगा। और अपने से बेहतर लोगों के साथ रहने की कोशिश करें, जो आपसे और बेहतर हो, उनके साथ समय बिताने का अगर आपको मौका मिले तो वो जरूर करें। तीसरा, टेक्नोलॉजी यानी आपके पास जो डिवाइस है उसका सही उपयोग करें। यूट्यूब में आपको हंसने वाले भी वीडियोस मिलेंगे, रोने वाले भी वीडियोस मिलेंगे, ज्ञान वाले भी वीडियोस मिलेंगे। तो आप उस प्लेटफॉर्म का यूज किस चीज के लिए कर रहे हो, वो आप पे निर्भर करता है। अब आप उसमें रील्स वाला ऐप डाल रहे हो, टिकटॉक वाला ऐप डाल रहे हो, या आप उसमें बहुत सारे ऐप है, कोर्सेरा है, पॉडकास्ट के बहुत सारे ऐप होते हैं, यूडेमी है, एनपीटीईएल है, ये सब सीखने वाले प्लेटफॉर्म है जहां पे आप नई चीज सीख सकते हो, वो भी फ्री में। क्या आप वो इंस्टॉल कर रहे हो ऐप? तो टेक्नोलॉजी आपके पास है, उसका सही उपयोग आप कैसे करो। अगर आपको उसका सही उपयोग नहीं पता है, अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई आप ऐप या वेबसाइट जानना चाहते हैं, तो आप चैट में ड्रॉप कर सकते हैं, लास्ट में अभी हम प्रश्न लेंगे, प्रश्न में रख सकते हैं। चौथा, ऐसा माहौल अपने आसपास तैयार करना है जहां पे दिमाग लगाने पे मजबूर हो पाए। जैसे कि खाली बैठे बुक पढ़ लिए, खाली बैठे पजल्स होते हैं, पहले हम पजल्स आते थे, छोटे थे ना, वो ऐसा ऐसा जोड़ने वाले पजल्स हम बचपने में करते थे, वो आजकल हम बंद कर दिए, चेस खेलना बंद कर दिए। ऐसी कोई चीजें जो दिमाग, हमने फिजिकल तो बात कर लिया, मेंटल बात कर रहे हैं, ऐसी कोई चीजें जो दिमाग लगाने पे आपको मजबूर करे, सोचने पे मजबूर करे, उन चीजों को आपको करना चाहिए। तो चार चीजें थी क्यूरियोसिटी डेवलप करने की। प्रश्न करना है, पढ़ना है, नए एक्सपीरियंसेस, नए अनुभव गेन करने हैं, चाहे उसके लिए घूमना पड़े या नई नई चीजें करना पड़े, ओपन माइंडेड रहना है। और प्रैक्टिस कैसे करना है, एक डायरी मेंटेन करनी है, आसपास क्यूरियस लोग रहे, बेहतर लोगों की संगत करनी है, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करना है, और ऐसा एनवायरनमेंट अपने आसपास रखना है कि दिमाग का उपयोग हम कर पाए। अब एक लास्ट टॉपिक है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर लेके हम क्लोज करेंगे। ये शब्द है पॉलीमैथ। ये मैं आपको इस बारे में इसलिए बात कर रहा हूं कि क्या है, हमारे दिमाग में एक बात ये डाल दी जाती है, एक चीज में आपको बेस्ट होना है, तो आप वो एक चीज करने लगते हो, और वो चीज जब नहीं हो पाती है तो आप या तो जॉबलेस रह जाते हो या होपलेस रह जाते हो। जॉबलेस यानी आपके पास काम नहीं मिलता है, क्योंकि आपको लगता है मैंने तो पूरी जिंदगी इस चीज को सीखने में निकाल दी, अब काम ही नहीं मिल रहा है। या फिर आपको लगता है यार ये करते करते बोर हो गए, कुछ दूसरा समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक टर्म आता है पॉलीमैथ। पॉलीमैथ उसको बोलते हैं जो अलग अलग मल्टीपल फील्ड में मास्टर हो सकता है। मल्टीपल यानी एक, दो, या उससे अनेक फील्ड में मास्टरी हासिल किए हुए रहते हैं। तो एग्जाम्पल्स मैं आपको इस बारे में देता हूं, लेकिन पहले मैं बताता हूं कि क्या होता है पॉलीमैथ। ये तो डेफिनेशन हो गई कि जिसने दो या दो से ज्यादा टॉपिक्स पे या फील्ड में महारत हासिल की है। उससे फायदा क्या होता है, आप अलग अलग कोई भी एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर पाते हैं। कोई भी नया जगह जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होता है अडेप्ट करना, कोई एक चीज नहीं हो रही, आपके पास दूसरी तीसरी चीज भी आती है, तो आप वो कर सकते हैं। जब आप एक फील्ड के हो और दूसरी फील्ड सीखते हो, तो आप उसको मर्ज करके कुछ नया क्रिएट करने के लिए केपेबल हो जाते हो। क्रिएटिविटी आपकी बढ़ती है,
क्योंकि आप एक चीज के बारे में जान रहे हो, दूसरी चीज के बारे में जान रहे हो, तो आपके दिमाग अलग तरीके से काम करने लगते हैं और क्रिएटिविटी आपकी इम्प्रूव हो जाती है। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम मेरे हिसाब से सबने सुना होगा। टेक्निकली वो क्या थे? वो एक फिजिक्स के स्टूडेंट थे। फिजिक्स सीखते सीखते उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी सीखने की चालू करी। वो स्पेस में आ गए, उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी हमने बोला। उसके बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने, अब वो पॉलिटिक्स में आ गए। उसके बाद वो उन्होंने बच्चों को पढ़ाते भी थे, किताबें भी लिखे, ऑथर भी थे, एडुकेटर भी थे। तो एक आदमी, अभी आप कुछ साइंटिस्ट को देखोगे तो वो सिर्फ साइंटिस्ट है, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम अलग कैसे हैं? वो साइंटिस्ट होने के साथ साथ बाद में पॉलिटिशियन का भी रोल निभाया। वो बुक लिखे तो ऑथर भी हुए, और वो बच्चों को पढ़ाते थे तो एडुकेटर भी हुए। एक आदमी 4 फील्ड में महारत हासिल करके रखा है। अभी आप देखोगे टीचर है तो वो टीचर ही है, वो दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई बुक लिख रहा है वो बुक ही लिख रहा है, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। कोई पॉलिटिशियन है तो वो पॉलिटिशियन ही है वो। तो एक एग्जांपल ये मैंने दिया। आपने अगर मैरी क्यूरी का नाम सुना होगा, MARIE, इनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। एक ये पहली महिला है जिसको नोबेल प्राइज मिला 2 सब्जेक्ट्स में, जो होता नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ऐसा अभी तक, मतलब ये फर्स्ट थी जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला, ऐसा हुआ नहीं था। ये रिसर्च के साथ साथ, यानी फिजिक्स की रिसर्च और केमिस्ट्री की रिसर्च साथ में इन्होंने किया। 2 सब्जेक्ट्स में महारत हासिल होना बहुत बहुत मुश्किल है। अगर आप देखोगे फिजिसिस्ट की पूरी स्ट्रीम अलग है, केमिस्ट्री की स्ट्रीम अलग है, लेकिन ये ऐसी थी जो 2 स्ट्रीम एक साथ आई। एक ये तो मैंने आपको फॉरेन का नाम दिया, अब आपको इंडियन बताऊं तो आपने शायद नाम ना सुना हो। जानकी अम्मल। आ, जानकी अम्मल 1897 में बॉर्न हुई थी। ये बोटेनिस्ट और साइटोलॉजिस्ट थी। बोटेनिस्ट क्या होता है? जो पौधे, पेड़ पौधे और वातावरण की शिक्षा करता है। और साइटोलॉजिस्ट क्या होता है? कोई भी वस्तु का, वस्तु के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर पे समझ। तो जानकी अम्मल जो थी, नाम लिख लीजिएगा, उनके बारे में पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है उनकी। वो बोटेनिस्ट और साइटोलॉजिस्ट थी। उन्होंने प्लांट ब्रीडिंग की, अलग अलग प्लांट्स को कैसे ब्रीड करा के नई फसल उपजाया जाए, कैसे उनके उसमें चेंज करके जमीन के हिसाब से उगाया जाए। तो उन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन साइंटिफिकली दिया। स्पेशली जो गन्ने की खेती होती है, कि बेहतर गन्ना कैसे हो कि वो मीठा बने, उस पे उनका सबसे ज्यादा अभी तक भारत में कंट्रीब्यूशन रहा है, कि गन्ने की फसल में मिठास गन्ने में कैसे आए और उसका कल्टीवेशन यानी उसका ग्रोथ कैसे बेहतर हो। उन्होंने एक इस पे सबसे ज्यादा महत्व दिया। दूसरी, पढ़ाई, एक साइंटिफिक टेम्परमेंट डेवलप करना, स्पेशली लड़कियां और महिलाओं के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया है। तो मैं जानकी अम्मल की बात कर रहा हूं तो वो साइंटिस्ट थी, यानी बोटेनिस्ट और साइटोलॉजिस्ट, उसके अलावा एजुकेशनल रिफॉर्मर भी रही है। अब एक नाम जो आपने काफी लोगों फेमिलियर होंगे, सुनते रहते होंगे, इलॉन मस्क। इलॉन मस्क भी पॉलीमैथ है। ये जितने नाम मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो, मैरी क्यूरी हो, जानकी अम्मल हो, ये सब पॉलीमैथ है। ऐसे आपको पचासों और एग्जाम्पल मिलेंगे पॉलीमैथ के, जो एक साथ मल्टीपल फील्ड में महारत हासिल करके रखे हैं। अगर मैं इलॉन मस्क की बात करूं तो टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, उसके अलावा स्पेस एक्स, जो स्पेस में एक्सप्लोर कर रही है, एक न्यूरालिंक उसकी कंपनी है जो ब्रेन में काम कर रही है, एक बोरिंग कंपनी है जो टनल पे काम कर रही है, और वो सबको लीड कर रहा है वो बंदा। तो आप देख रहे हैं कि एक पर्सन कितनी फील्ड में महारत हासिल करके रखा है। ये है पॉलीमैथ। तो ये इंट्रोड्यूस मैं आपको टर्म करना चाहता था, कि आप एक के अलावा मल्टीपल फील्ड्स में भी महारत हासिल कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड एक समय में एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उस पे जब आप हासिल हो जाएंगे, फिर आप दूसरी चीज की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट में लिख सकते हैं। Thank you so much, Aditya sir. We can take questions and feedback now. So किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप चैट में लिखिए या फिर आप हैंड रेज कीजिए तो हम आपको अनम्यूट करेंगे। अंकित कर रहे हैं हैंड रेज।
अंकिता आप अभी अनम्यूट करके बोल अंकिता, सकते सॉरी। हैं। हेलो सर, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आपका सेशन मेरे को काफ़ी अच्छा और इफ़ेक्टिव लगा। सच में मैंने कुछ सीखा है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर वैसे ही मिल गए। बट एक छोटा-सा क्वेश्चन है, जैसे आपने 4-5 पॉइंट बताया तो वो तो काफ़ी अच्छा है, वो हम सेल्फ कंट्रोल से कर सकते हैं। बट एक और पॉइंट था, आपने कहा कि नई जगह जाइए और सीखिए, ये भी बहुत अच्छा है। बट नई जगह जाने के लिए एक तो परमिशंस नहीं मिलती हैं और ऐसा कुछ रहता नहीं है जिसके थ्रू हम जा सकें। तो इसके लिए भी कुछ आइडिया दीजिए जिससे कि हम एक्सप्लोर कर सकें। आप कहाँ रहते हैं? जी, मैं रायपुर में रहती हूँ। परमिशन तो देखिए, एक तो पर्पस, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो बता रहा हूँ, मुझे आपकी घर की कंडीशन नहीं पता, मैं तो जो बोलूंगा वो जनरल सेंस में बोलूंगा, अगर आप उससे कुछ इंटरप्रेट कर पाएंगे तो निकाल सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि घर वालों का भरोसा बहुत जरूरी रहता है, स्पेशली एज अ फीमेल। मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल होता है, हर चीज बता के करनी होती है। वो भरोसा जो है आपकी अचीवमेंट से आएगा। आप सोचेंगे कि मैं बड़ी हो गई हूँ, या फिर लड़के के लिए भी है, लड़कों के लिए भी इक्वली लागू होता है, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होता, मेरे लिए भी वही लागू होता है। अ, कि मैं बड़े हो गए, हमारी एज हो गई है, अब हमको समझ आ गई है, हमारे फ्रेंड जा रहे हैं, इससे घर वालों को ट्रस्ट नहीं होता है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो ट्रस्ट होता है आपकी अचीवमेंट से। अचीवमेंट यानी ये नहीं कि 90-99% मार्क्स आ गए, आपने जो बोला वो आपने किया। आपने समझ लीजिए आज आप कॉलेज जा रहे हैं, आप बोले मैं शाम को 5 बजे आ जाऊंगी, आप 5 बजे आ गए। आपने बोला मैं दोस्तों के साथ 6 बजे जा रहे हैं, हम 8 बजे आ जाएंगे, आप 8 बजे आ गए। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि एक तरह से अचीवमेंट है। तो ये जब आप फॉलो करते हैं तो घर वालों को धीरे धीरे विश्वास होने, ये एक स्टेप है विश्वास होने की ओर बढ़ने के लिए। दूसरा, कई बार हो सकता है लड़ना पड़े, होता है, लेकिन अगर कॉज सही है, अगर मोटिवेशन सही है। अब सही का अलग अलग डेफिनेशन होता है। आप बोलोगे नहीं मुझे तो नया रायपुर जाकर सेल्फी खिंचानी है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन समझ लीजिए कि आपका इंटर्नशिप लग गया, समझ लीजिए कि मे बी लेटर से हैदराबाद में कोई एक अच्छी साइंटिफिक लैब में, तब तो आपको लड़के भी जाना चाहिए। ऐसा मेरा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कृपया यहाँ जितने लोग हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि कॉज सही है। तो वो जब हो जाएगा, उससे जो आपकी बेहतरी होगी, तो घर वाले भी उस पर फिर बाद में अप्रिशिएट करेंगे, पहले रेजिस्ट करेंगे फिर अप्रिशिएट करेंगे। तो कॉज सही होना चाहिए अगर आपको लड़ना भी है तो। दूसरा कि जाएं कैसे, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 50 किलोमीटर दूर चले जाओ, 100 किलोमीटर दूर चले जाओ। इट कुड बी एज सिंपल एज गोइंग टू अ गार्डन नियर बाय एंड ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग मतलब, आप लोग ने शायद ये टर्म सुना नहीं होगा, मे बी। थोड़ा समझाना मुश्किल है, एक सेकंड में उसको थोड़ा सा हिंदी करके आपको बताता हूँ। एक सेकंड दीजिए। बायोमिमिक्री, इसको हिंदी में बस करके आपको दे रहा हूँ, एक सेकंड। नहीं है, हिंदी च नहीं है इसका। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बायोमिमिक्री क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बायोमिमिक्री बेसिकली ये है, आपने ये शब्द देख रहे होंगे, यहाँ पे आ रहा है वर्ड बायोलॉजी और मिमिक्री। बायोलॉजी तो आप समझते हैं कि जीव जंतु पशु पक्षी और ये सारी चीजों की पढ़ाई, और मिमिक्री यानी उसकी नकल करना। तो ये बायोमिमिक्री बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में आप पढ़िएगा। इसके कोर्सेज भी फ्री में अवेलेबल है स्वयं में। स्वयं एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक इनिशिएटिव है, जिसमें सारे कोर्सेज फ्री में वो लोग रन करते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के कोर्सेज फ्री में रन होते हैं। स्वयं करके ये प्लेटफॉर्म है, SWAYM, सरकारी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नो मनी, पैसा नहीं है। एग्जाम देके सर्टिफिकेट चाहिए तो पैसा है, सीखने का पैसा नहीं है। इसमें बायोमिमिक्री का कोर्स भी चालू होने वाला है, आई गेस 21 तारीख से, तो आप लोग एनरोल भी कर सकते हो। इसमें ये लोग ये बताते हैं कि आप प्रकृति को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, उससे कैसे चीजें सीख के, ना कि यूज करके, सीख के एक नया प्रोडक्ट बना सकते, एक नया बिजनेस बना सकते, एक नई चीज कर सकते हो। ये इस
टॉपिक में इस पर्टिकुलर आपको इसमें आपको बताया जाएगा इस सब्जेक्ट में। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, लोटस आपने देखा होगा सबने, कमल, कमल के ऊपर में पानी ठहरता नहीं है। आपको लग रहा होगा मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ अंकिता, मैं भटक नहीं रहा, मैं भी वापस आ जाऊंगा मैं आपका पॉइंट पे, लेकिन मैं उसके पहले कुछ समझाना चाह रहा हूँ। तो यस सर, लोटस, यस सर। तो लोटस लीफ पे आप देखेंगे तो पानी ठहरता नहीं है, स्लिप हो जाता है। तो जो बायोमिमिक्स रहते हैं उन्होंने ये चीज को ऑब्जर्व किया कि इससे क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने लोटस की लीफ को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, लैब, सोफिस्टिकेटेड लैब डेफिनेटली, उसमें समझने की कोशिश की कि ऐसा अंदर स्ट्रक्चर क्या है कि समा पानी ठहरता नहीं है। उस स्ट्रक्चर को समझ के एक पेंट कंपनी चालू हुई, जिसमें पेंट करने पे आप पानी डालोगे तो पानी ठहरेगा नहीं। केमिकल वो एशियन पेंट वाले आते हैं, वो वाली बात नहीं कर रहा, वो केमिकल्स और वो पीफास करके एक चीज होती है, फॉरएवर केमिकल्स, वो यूज करते हैं, मैं वो टेफलॉन की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि नेचर से उन्होंने सीखा कि इस तरीके से लोटस लीफ में होता है, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया पेंट की कंपनी में। एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि और क्लैरिटी आए। आपने बुलेट ट्रेन देखा होगा, सुना होगा, वीडियो देखा होगा। वो जब बुलेट ट्रेन बनी थी और टनल से जब निकलती थी तो बहुत बूम सा साउंड होता था। जिन लोग फिजिक्स पढ़े होंगे या थोड़ा बहुत भी जानकार होंगे एयर प्रेशर के बारे में, तो ये समझ लीजिए ये टनल है। टनल से जब ऐसा ट्रेन निकल रही है तो वो पूरा हवा को एक साथ धक्का मार के फिर वो बूम सा साउंड क्रिएट करती थी। तो अब इसका सोल्यूशन बायोमिमिक्स ने खोजा। कैसे? अगर आप लोग कोई तालाब किनारे बैठे होंगे कभी, किंगफिशर अगर आपने देखा होगा, किंगफिशर आपको पता है चिड़िया होती है किंगफिशर, जिसकी चोंच लंबी सी होती है, मछली खाती है। तो वो तालाब के ऊपर में जाके किंगफिशर, समझ लीजिए तालाब है, ऐसा उड़ती रहती है एकदम स्टिल, उसके पंख फड़फड़ा के उड़ती है और फिर सीधा ऐसा नीचे अंदर जाती है, फटाक से अंदर मछली पकड़ती है और बाहर आ जाती है। तो वो जब पानी में टकराती है तो पानी छपकता नहीं है। आप कोई भी चिड़िया देखोगे तो चिड़िया जब पानी में मुंह डालेगी तो पानी छपकाएगा और मछलियां इधर उधर हो जाएगी। लेकिन इकलौती किंगफिशर है जो पानी में जब उसकी बीक अंदर जाती है तो वो मिली सेकेंड्स के लिए कुछ पानी जो है फैलता नहीं है। तो यही चीज को इन्होंने लागू किया बुलेट ट्रेन में। तो आप बुलेट ट्रेन का जब सामने का देखोगे हिस्सा, आप सर्च कीजिएगा, वो बीक शेप के जैसा है किंगफिशर के, ताकि वो जो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में जो साउंड क्रिएट हो रहा है वो ना हो और पास हो जाए। इसका आप डेफिनेटली सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, यूट्यूब में भी वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये सब्जेक्ट जो है बायोमिमिक्री, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको एक अच्छी समझ देगा कि नेचर को देखना कैसे है। अब मैं घूमने की जो बात आ रही थी, कई बार हो सकता है कि आपको हर बार जाने ना मिले, हो सकता है कि कभी कभी जाने को मिले। तो जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ लोगे तो आपको आपके छत में बैठ के भी एक अलग जोन में आप रहोगे, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन एकदम चेंज हो जाएगा, चीजों को लेके देखना का पर्सपेक्टिव एकदम बदल जाएगा। आप चिड़िया को, पौधे को, वही चीज जो आप छत पे देख रहे थे, आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा देखने का। ये बहुत इंटरेस्टिंग और नया फील्ड है जिसपे आप लोग कोई चाहे तो करियर भी बना सकते हो, बायोमिमिक। लेकिन ये है, आप बोलोगे यहाँ स्कोप है कि नहीं है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बाहर निकलना पड़े। लेकिन उसके पहले सब्जेक्ट की समझ तो हो। आपको फ्री में कोई कोर्स मिल रहा है उसको तो करिए, पहले उस टॉपिक को तो समझिए वो है क्या, तो आपका नजरिया बदल जाएगा। तो जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही हो कि भाई जा सकते हैं कहीं, तो आप जाइए और ऐसी जगह जाइए। देखिए मैं मॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान रखिएगा, मैं मॉल में घूमने की, वो तेली बांधा तालाब में भीड़ भड़क्के में या चौपाटी में बैठने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन जगहों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप प्रकृति के थोड़ा नजदीक जा सके। और अगर आप ये चीज करना चाह रहे हैं मेरे बात बोलने के बाद, तो कृपया करके प्लास्टिक की बोतल, अपना लेस कुरकुरे का रैपर, थैली को कृपया उस जगह पे ना फेंक के जाएं, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होती है। तो आप वो जगह पे जाते हैं, खाते हैं, फेंक देते हैं, और वो सामान वहीं पे रहता है और हजारों साल तक वहीं रहता है, वो डिकम्पोज नहीं होता। कृपया करके पॉलिथीन की आप शेल्फ लाइफ पढ़िएगा, वो डिग्रेड नहीं होती, वो है मतलब गई, मतलब गई। तो आप अगर प्रकृति में जाना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो आप स्टील की बोतल लेके जाइए पानी भर के,
खाने का डब्बा लेके जाइए, और कचरा अगर आप कुछ तोड़ रहे हैं पैकेट वैकेट, उसको वापस अपने साथ रखिए और घर में फेंकिए, क्योंकि जब आप घर में कचरे में देते हैं तो वो लोग उसको रिसाइकल करते हैं या डिकम्पोज करते हैं। लेकिन जब आप ऐसी जगह पे छोड़ के जाते हो जहाँ पे लोग नहीं आने वाले हैं सफाई के लिए, या गांव वाले करते हैं, वो गांव वाले भी अनोय होते हैं, फिर बंद कर देंगे रास्ता। तो वो आप कृपया इस चीज का ध्यान रखें। तो जब आपका मौका मिले तो आप जाइए। रिसोर्सेस नहीं है, बसें चलती है, साइकिल होगी, साइकिल कम से कम साइकिल भी है तो आप साइकिल से जा सकते हो। आसपास की जगह तो देखिए। आप रायपुर से हैं, रायपुर में बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करने के लिए, एक जगह नहीं है। आप खोजिए तो सही, हम खोजते नहीं है ना, प्रॉब्लम यही है कि हम खोजना नहीं चाहते हैं। आप जैसे वो है, क्या नाम है, ऊर्जा पार्क। ऊर्जा पार्क का एक सेक्शन है जहाँ पे साइंस है, दूसरा सेक्शन है जहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन है। अब वो अनफॉर्चुनेटली वो गार्डन बदनाम हो गया कि कपल्स बहुत सारे हैं, बट अगर आप सुबह या शाम के वक्त जाओगे तो आपको कुछ नहीं तो 25 से 30 प्रकार की चिड़िया को देखने को मिलेंगी। आप 9 से 10 बजे के बीच जाओगे तो आपको कुछ नहीं तो 10 से 15 प्रजाति आपको तितली को देखने को मिलेगी। आप ध्यान से अगर पौधों को, पेड़ों को देखोगे, आपको इतनी वैरायटी, इतने सारे कीड़े, अलग अलग मकोड़े, अलग अलग स्पाइडर्स, क्या क्या नहीं देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि ये नजरिया है देखने का। हम एक जगह चल रहे हैं, उस नजरिए से एक एक तरीका है ये भी देखने का कि डाइवर्सिटी कितनी है नेचर में, और क्या हम उससे कुछ सीख सकते हैं। उसके लिए बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिज्ञासा की जरूरत है, जिसपे हमने पूरी बातचीत करी है। आपने मकड़ी देखा, मस्ती मस्ती मकड़ी, आप मकड़ी को क्यों मार रहे हो, उसने आपका क्या किया है? वो इकोलॉजी का पार्ट है, उसका कुछ काम है वहां पे, इसलिए वो वहां पे है। एक कीड़ा है, चींटी है, उसका भी कुछ काम है प्रकृति में। तो जब आप अपने शहर के गार्डन्स भी एक्सप्लोर करोगे और इस अप्रोच से करोगे तो आपका देखने का, मैं गार्डन जाता हूँ तो मेरे को 2-3 घंटा कब बीतता है मुझे कई बार पता नहीं चलता, समय ऐसे बीत जाता है एक ही जगह बैठे बैठे। क्योंकि समझने के लिए बहुत कुछ है, विचार करने के लिए, जानने के लिए बहुत कुछ है। एक पेड़ को आप नहीं समझ सकते उसको देख के, बहुत सारी चीजें उसके पीछे चल रही है। तो इससे शुरुआत करिए मेरे हिसाब से। हो सकता है आपको हैदराबाद, दिल्ली, फलाना नहीं जाने को अगर मिल रहा है, तो कम से कम अपने आसपास से शुरुआत करें। तो ये मेरे को ऐसा जी लगता है। सर। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ आपके आंसर से। थैंक यू। थैंक यू और अंकिता। किसी? अ, आदित्य जी, एक सुनील करके भी किसी ने हैंड रेज किया था, सुनील निर्मलकर शायद। किसी को हेजिटेशन अगर हो रहा है प्रश्न पूछने में तो आप चैट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो। अगर लग रहा है बोलने की इच्छा नहीं है, हेजिटेशन हो रहा है, तो चैट में भी आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। देन आई थिंक एक आध दो क्वेश्चन लेके विल क्लोज। ओके, सुनील को नहीं, एनी रोज को एनी कुछ रूल्स? पूछना है। सर मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा, कि लाइक आपने कहा था कि चीजों को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए और न्यू न्यू चीजें आइडेंटिफाई करके उनमें पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए। तो मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी में रहती हूँ ना, तो आई फाउंड कि मतलब उतना टाइम नहीं भी रहता है, बट स्टिल मैं चीजों को एक्सप्लोर करते रहती हूँ। और एक ही नहीं, मतलब बहुत सारी चीजों पे मैं इन्वॉल्व रहती हूँ। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं मेरा पर्टिकुलर जॉब एंड समथिंग, तो फिर मैं ना कुछ ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि मैं सिर्फ इसके अलावा और क्या करूँ, या फिर मैं एक ही जॉब पे ही फोकस्ड हो जाती हूँ, तो मैं चीजों को देख नहीं पाती हूँ, तो फिर मेरे को वो समझ नहीं आ रहा है। नहीं तो आप सब क्यों नहीं कर सकते? टाइम टाइम इशू। नहीं नहीं, ये तो रीजन नहीं है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ आपके पास एक है, और जिस एज ग्रुप के आप सब हैं, यही एक टाइम है जहाँ पे आप सब कर सकते हो। आप जॉब भी कर सकते हो, आप पढ़ाई भी कर सकते हो, आप घूम भी सकते हो, आप नई चीजें भी सीख सकते हो, आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो, आप नया तरीके का फूड भी ट्राई कर सकते हो, आप अपनी फिजिकल फिटनेस पे भी वर्क कर सकते हो, आप अपनी मेंटल हेल्थ पे भी वर्क कर सकते हो। यही आपके पास टाइम है जब आप सब कर सकते हो। टाइम अगर नहीं टाइम है तो आप मैनेजमेंट अपना कैसे नींद कम करें? करिए। नींद कम करिए, 3-4 घंटा सोइए। सोना क्यों जरूरी है? शौक ओके लग सर। गया होगा, है? सबको नहीं शौक नहीं लगा नहीं। होगा यहाँ सुन के, जितने लोग हैं कि ये क्या बोल रहे हैं भाई। लोग बोल रहे हैं सोना चाहिए 8 घंटा, मैं बोल रहा हूँ कम सोना चाहिए। जी कम सोइए। अभी जो आपकी एज है,
अगर बहुत फिजिकल इंटेंसिव वर्क आपका नहीं है तो भी आपकी एज में 4 से 5 घंटे की नींद में आपकी नींद पूरी हो जाएगी, वो डीप स्लीप रहेगी। लेकिन आप बोलोगे कि सोने के पहले हम मोबाइल चलाएंगे, तो मोबाइल से जो वो रेज निकल रही है आपके ब्रेन को वो एक्टिव रखी रहती है, तो आप जब सोते हो तो डीप स्लीप में नहीं जा पाते हो। आपको लगा मैं 8 घंटे सोए 9 घंटे सोए फिर भी थकान क्यों लग रही है? क्योंकि आपने उसके पहले मोबाइल चलाया है, आपने अपने ब्रेन को स्टिमुलेट किया है, आपने अपने ब्रेन को जगा के रखा हुआ है। तो जो मोबाइल क्या करता है या टीवी या लैपटॉप, उससे जो रेज निकल रही है, जो विजुअल्स आप देख रहे हो, वो आपके ब्रेन को एक्टिव रखे रहता है। तो जब आप सोने के लिए जाते हो, आपका बॉडी तो थकान के मारे सो जाता है, ब्रेन एक्टिव रह जाता है, क्योंकि आपने कॉर्टिसोल रिलीज होता है 10 बजे से लेके 12 बजे, जब आप सोते हो 10:30 से लेके 12 12:30 तक, वो क्रूशल टाइम है कॉर्टिसोल रिलीज होने का ब्रेन में, जो कि आपको डीप स्लीप में ले जाने में मदद करता है। और उस समय आप भी जानते हो आप लोग क्या करते हो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। तो आप लोग सब जानते हैं कि आप उस समय क्या करते हैं। वो क्रूशल समय जो आपको डीप स्लीप में लेके जाएगा, आप तब जगते रहते हो। और फिर जब नींद लगती है 12 12:30 बजे, सुबह उठते हैं 8 घंटे बाद भी लगता है यार थकान लग रही, नींद पूरी नहीं हुई, क्योंकि हम सही समय में, हमारी बॉडी की एक साइकिल है सोने की। आप बहुत लोगों को देखे होगे 3 बजे उठ जाओ 4 बजे उठ जाओ बोलते हैं, 10 11 9 बजे सोते हैं, 3 4 बजे उठ जाते हैं। 4 4 5 5 घंटे में नींद पूरी होती है। लेकिन आपको उसकी, हाँ, उसके साथ एक चीज जरूर करनी पड़ेगी आपको, फिजिकल फिटनेस आपकी अच्छी होनी। ये जो मैं आपको बोला 4 या 5 घंटे सोइए, उसके साथ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल फिटनेस। इधर आप जिम जाइए, आप रनिंग कीजिए, आप कोई स्पोर्ट्स खेलिए, स्पोर्ट्स खेलेंगे तो बेस्ट है, चाहे वो क्रिकेट, ऐसा कोई स्पोर्ट्स जो आपका पसीना निकाले। अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और आपका पसीना नहीं निकल रहा है, तो वो एक्टिविटी से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आप जिम के एसी वाले जिम में बैठ के डंबल मार रहे हो, कोई फायदा नहीं होने, आपका सिर्फ बॉडी पंप होना है, कुछ बॉडी के मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं बढ़नी है लॉन्ग टर्म में। तो आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, पसीना आना जरूरी है। स्पेशली यहाँ जितनी फीमेल्स है उनको मैं सजेस्ट करूंगा, एक स्पोर्ट्स जरूर खेलिए। play one sport compulsorily every day, and if you can play 2 3 sports that is even great। तो आपकी फिजिकल हेल्थ जब अच्छी रहेगी, तो ये आपका नींद का जो कोटा है ना, वो बॉडी बैलेंस कर जाएगा। फिर उसके साथ तीसरी चीज आ जाती है डाइट। प्रोसेस्ड फूड आपको कम करना पड़ेगा। प्रोसेस्ड फूड मतलब लेस, कुरकुरे, समोसा, जलेबी कम खाइए, मैं नहीं बोल रहा बंद कीजिए, उसका आपको कम करना पड़ेगा। जो भी आपकी डाइट में न्यूट्रिशियस फूड है, which could be from vegetables, fruits and whatever you consume, should be more। ये जब करोगे फिर आपके पास बहुत एनर्जी रहेगी आपके एक्टिविटीज को करने की। प्रॉब्लम टाइम की नहीं होती है, प्रॉब्लम एनर्जी की होती है जनरली, कि एक करने के बाद दूसरे से शिफ्ट करने में 1 घंटा लग जाता है, या दूसरी करे फिर तीसरी करने में थक गए, अच्छा नहीं लग रहा है। ये थक गए क्या है, टाइम तो है, थक गए ना। थक गए मतलब बॉडी या माइंड एक चीज थक रहा है। तो उसके लिए अपनी स्लीप कम कीजिए, एक्सरसाइज और अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए, कीप योरसेल्फ इन दी टॉपेस्ट हेल्थ पॉसिबल। क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, फिजिकली आप फिट नहीं हो, आप चाहे घूमना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, मैं जितनी बातें की हूँ, क्यूरियस होना चाहते हो, कुछ भी नहीं होगा। फिटनेस आपकी ऑप्टिमम लेवल पे रहनी चाहिए कोई भी काम करने के लिए, एंड मेंटल हेल्थ भी आपकी ऑप्टिमम रहनी चाहिए। 2 चीजों का आपको एकदम ध्यान रखना है। और फूड, फूड पे अगर आपने अपना कंट्रोल कर लिया, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा आगे बढ़ने से। सही डायरेक्शन में बढ़ते रहे तो, गलत डायरेक्शन में बढ़ते रहे तो भी नहीं रोक पाएगा, सही डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो भी नहीं रोक पाएगा। तो सही डायरेक्शन में बढ़ने के लिए ये चीज का आप ध्यान रख सकते हो। तो सब करो, मैं तो कोई चीज काटने नहीं बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा और बढ़ा दो तो ज्यादा अच्छा है। Thank you so much, sir. This was really very fruitful answer for me. Thank you. किसी और को कोई क्वेश्चंस है? सुब्रतो, सुब्रत मैं तो आप, हाँ मैडम, नहीं आप कंटिन्यू नमस्कार जी। कीजिए। ठीक है। एक्चुअली मेरा प्रश्न था, ये जो क्यूरियोसिटी के भाग बोले ना सर आपने, डाइवर्सिव, एम्पैथेटिक और एम्पैथेटिक, तो इसमें डाइवर्सिव जो है कौतूहल वाला, उसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सके? अपना जो ये डेली कोई नॉलेज ज्ञान करने के लिए हम यूट्यूब देखते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं,
लेकिन कभी कभी क्या होता है कंटिन्यू करते करते फिर एक नॉलेज में याद आता है इसको भी करना है, फिर और एक नॉलेज याद आता है इसको भी करना है, तो उसको कंट्रोल कैसे करें सर, ये थोड़ा जानना है। आई गेस मैं इसका कुछ ऐसा कुंजी या कुछ ऐसा वो तो मेरे को नहीं लगता है। मेरे हिसाब से ढीठ बनना पड़ता है माइंड के साथ, ये मेरा वे है। इफ अगर मेरे को लग रहा है इस समय में मैं ये सीख रहा हूँ, तो मैं कुछ भी दूसरा तीसरा आ जाए, अनलेस इमरजेंसी है, मैं दूसरे तीसरे में नहीं जाता। मैंने डिसाइड, अगर हाँ टॉपिक में इंटरेस्ट डेफिनेटली आना जरूरी है। अगर लग रहा है कि ये टॉपिक मेरे काम नहीं आएगा तो ऑब्वियसली उससे इंटरेस्ट हट जाएगा। तो ये भी अपने आप से पूछ लेना मेरे हिसाब से बेहतर है, क्या मुझे ये जानना वाकई में जरूरी है, क्या ये मेरे को काम आने वाला है। क्योंकि अगर वो नहीं आने वाला है तो कहीं ना कहीं आपका माइंड आपको हिंट कर देता है कि भाई छोड़ दो, तो फिर मन लगना हट जाता है। तो बेहतर ये होगा कि जब आप उसको चालू करें हो तो अपने आप से फिर एक बार और प्रश्न करें, क्या ये मुझे वाकई में करना है, और लग रहा है कि अब जरूरी नहीं है तो उसको छोड़ के आप दूसरा कुछ पकड़ें, उसको खींचने की जरूरत नहीं है। कई बार हम लगता है कि एक चीज पकड़ें उसको पूरा ही करें, लेकिन फिर वो कुछ काम नहीं आता है। तो कई बार हो सकता है आप बीच में पूछ लें, लग रहा है जरूरी नहीं है तो उसको हम ड्रॉप करके आगे बढ़ें। क्यों अपने आप को फोर्स करें जबरदस्ती, अगर वो हमारे काम का नहीं है। और काम का है तो मन आपका अपने आप लग जाएगा, उसके लिए कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। तो कैन बी लाइक हो गया? आई थिंक काफी क्वेश्चंस हो गए, बाकी क्वेश्चन शायद होंगे, कुछ लोग शायद हेजिटेशन में होंगे क्वेश्चंस पूछने के लिए। बट एनीवेज आज का सेशन आई थिंक बहुत फ्रूटफुल रहा। थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग। आदित्य सर, थैंक यू सो वेरी मच आपके इतने सारे टाइम और वैल्यूबल इंसाइट्स के लिए। मे बी वी कैन डू दिस अगेन सम टाइम, अगर ये लोग चाहें तो। लेट्स सी। थैंक यू सो मच। या थैंक यू एवरीवन।